हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। कैसा लगा आपको पिछला वीडियो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पर आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई? कमेंट भी तो कीजिए कि भाई हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण एक ही है और ये विशेषण का चौथा पार्ट है और अंतिम पार्ट है ये। और अब तक आपके सारे समझ में आ गए होंगे। कई बच्चे कह रहे हैं मैम एग्ज़ाम ऐसे वाला आगे करवा दीजिए या मैम नहीं हो तो। हाँ भाई, हम भी यही चाहते हैं ताकि हम भी आपको पूरा कोर्स करवा दें, आपका सिलेबस पूरा करवा दें, आपकी तैयारी जम कर करवा दें। तो देखो, आई होप सो आपकी इच्छा पूरी हो। अगर एग्ज़ाम आगे होगा, होना भी चाहिए भाई, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम पास हो गए तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए चिंता ना कीजिए, आपके हित में होगा। जो भी सरकार निर्णय लेगी आपके हित में होगा। आगे देखिए, आप सिर्फ पढ़ाई मत रोकना। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़ाई मत रोकना, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए आपकी। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे आगे होता है बच्चे 15-20 दिनों के लिए ढीले हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। और फिर उन्हें नतीजा ये होता है कि जब जैसे एग्ज़ाम की डेट क्लियर होती है फिर उन्हें टेंशन होने लगती है। चलिए शुरू करें हम। सार्वनामिक विशेषण क्लियर, चौथा है ये, जैसा कि शब्द में ही है। अब यहाँ पे क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, बिल्कुल हल्के से। मैं यहाँ बताऊँगी पहले। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के बारे में संकेत करे अथवा उसकी विशेषता को बताए। सॉरी दोस्तों जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के बारे में संकेत करे अथवा उसकी किसी विशेषता को बताए तो उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बिल्कुल यहीं से आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पीछे के पार्ट में से नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इस पार्ट को आप 2-3 बार देखिए, ज़्यादा इस पार्ट को पढ़ें आप। यह आदमी, वह लड़का, कुछ लोग, ये उदाहरण दे रखे हैं। अब थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाइए, देखिए सर्वनाम का शब्द आएगा, है ना, यह संज्ञा आएगा तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक। और केवल सर्वनाम आएगा तो सर्वनाम होगा। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये इसको आप कहीं हाशिए पे अटका लो और बार बार देखो कि संज्ञा के साथ में और उसके पहले या पूर्व में सर्वनाम का कोई भी शब्द आ जाए, है ना, कोई भी शब्द, जैसे वह, उसका, आप, मेरा, है ना, तुम्हें, कुछ भी, ईच एंड एवरी वन, जो भी सर्वनाम आए उसके जस्ट बाद संज्ञा आए तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ये पहचान है और यही ट्रिकली जो मैंने मेरी हेडिंग डाल रखी है ना, विशेषण रोचक तथ्यों से, तो यही तथ्य हैं रोचक। और अगर केवल सिंपल सा सर्वनाम आए, जैसे वह, और संज्ञा नहीं आए, तो वहाँ केवल वह सर्वनाम ही होगा, क्योंकि सर्वनाम से ही और सार्वनामिक विशेषण बना है। सर्वनाम प्लस संज्ञा से ही सार्वनामिक विशेषण बने हैं, इसलिए उनको सार्वनामिक कहा गया। और जो किसी की और इंगित करके या दर्शा के उसकी विशेषता बता रहे हैं, उनका नाम संकेतवाचक विशेषण पड़ गया, सार्वनामिक विशेषण पड़ गया। हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। देखिए ये सारे के सारे सर्वनाम हैं, है ना, यह है, वह है, कुछ। अब आगे कुछ भी हो, चाहे जातिवाचक संज्ञा हो चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, संज्ञा। और इन दोनों को मिला के सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। क्लियर, नीचे पढ़े हम। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर कि बच्चा पहचानेगा कैसे, है ना, इसलिए मैंने ये यहाँ पे दिया है। पहले हम सार्वनामिक विशेषण देखेंगे, ठीक है। देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द अकेला ना हो, साथ में संज्ञा हो, जैसा मैंने ऊपर बता दिया, अर्थात सर्वनाम और संज्ञा, तो क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया। वह खिलाड़ी अच्छा है, देखिए अच्छा इसकी क्या हो गई, अच्छा तो विशेषण हो गया, खिलाड़ी है ये संज्ञा हो गई, और वह है सर्वनाम हो गया, है ना, वह सर्वनाम और खिलाड़ी क्या हो गया, संज्ञा, और अच्छा जो खिलाड़ी ना उसकी विशेषता है।
तो यहाँ तीनों के तीनों आगे, और ये है क्या है, ये क्रिया है। ये लाइन मैंने यहाँ दे दी, नोट कीजिए। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, है ना। चाहे ये क्रिया सहायक रूप में है, सहायक क्रिया के रूप में है, चाहे कैसी भी हो। अब मैं यहाँ दूसरा उदाहरण देख लूँ, नीचे देखिए, वे लोग गए, वे लोग गए। यहाँ भी देखिए, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, और ये क्रिया है, ये क्रिया है। अब विशेषण नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैम यहाँ विशेषण की तो कुछ बात ही नहीं आ रही है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया जाएगा। तो भी भाई, कौन गए, संकेत किसकी ओर हो रहा है, कौन गए, किसकी ओर हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी सार्वनामिक विशेषण है। अब अंतर करेंगे ना, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम, अंतर करेंगे तो पता लग जाएगा। देखिए क्या अंतर है। जब कोई सर्वनाम शब्द अकेला आए, अर्थात उसके बाद कोई संज्ञा ना आए हो, तो वह क्या होगा, वो सर्वनाम होगा, अकेला होगा। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। हल्का सा उत्तर, हल्का सा आंसर है, यहाँ पे हिंट दिया है। ये वह सर्वनाम है और ये पढ़ता है। क्रिया आ रही है ना, यहाँ पे क्रिया आना ज़रूरी है, क्योंकि वाक्य कंप्लीट क्रिया से होगा, वाक्य कंप्लीट क्रिया से होगा। तो कर्ता और क्रिया है यहाँ पे, तो यहाँ सर्वनाम हो गया। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना कि कर्ता और क्रिया है तो सर्वनाम है। अगर डेप्थ में जाके पूछा जाए ना, तो 4 स्टेटमेंट रहेंगे। आप ध्यान से सुना, सार्वनामिक विशेषण में नहीं होते हैं, सार्वनामिक विशेषण में जो शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं या सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो एक लाइन आपकी ये दे दी जाएगी, वह पढ़ता है। एक दे दी जाएगी, वह अच्छा पढ़ता है, या वह है ना, वह खिलाड़ी अच्छा है, वह चतुर है। ऐसा नहीं होगा राम चतुर है, आएगा ही नहीं, क्योंकि सर्वनाम पहले आना चाहिए, संज्ञा के पहले सर्वनाम आना चाहिए। ये संज्ञा, ये सर्वनाम और ये विशेषण। क्रिया हो या ना हो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर यहाँ क्रिया का होना ज़रूरी है, क्योंकि वाक्य में पूछा जाएगा तो क्रिया का होना ज़रूरी है। और अगर सिंपल पूछ लिया जाएगा, वह पढ़ता है या वह लड़का पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि लड़का क्या है, संज्ञा है। वे गए, वे गए एक सर्वनाम है, एक क्रिया है, क्योंकि यहाँ संज्ञा है ही नहीं, संज्ञा है ही नहीं। तो अगर मैं ऐसे कहूँ आपको, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमा दूँ, सुना ध्यान से। वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है। अब कौन खेल रहा है, आप क्वेश्चन करो ना, क्या संज्ञा है क्या वहाँ, कौन खेल रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है, वहाँ भीड़ खड़ी है, वहाँ भीड़ खड़ी है, तो ये वहाँ क्या हो गया, ये तो स्थान का नाम हो गया। वह भीड़ खड़ी है, बिल्कुल, वह क्या है, सर्वनाम, भीड़ क्या है, संज्ञा है। और भीड़ कौन सी संज्ञा है भाई, जातिवाचक संज्ञा है। वह पुलिस जा रही है, और सिर्फ देखो, वह पुलिस जा रही है, देखो वह पुलिस जा रही है, पुलिस जा रही है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि संज्ञा अगर सर्वनाम साथ में है और सर्वनाम पहले है, संज्ञा बाद में है, तो वहाँ सार्वनामिक ही होगा डेफिनेटली। आंख बंद करके आप ये चीज़ देखना वहाँ पे कि मैम ने क्या बताया था। प्लीज़, अगर मेरा कुछ भी पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो एक बार आप इस वीडियो के जो मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ ना, ये मनन करते हुए ध्यान से, इसकी भी एक आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। ये जो मैंने चीज़ें लिख रखी है, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। देखिए यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अंत में होगी हमेशा, यहाँ पे क्रिया अंत में होगी, बिल्कुल। अखबारों में क्रिया पहले दे दी जाती है, गए 4-5 लोग, है ना, हो गई वर्षा मूसलाधार, इस तरह से। और यहाँ पर जब हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो क्रिया बाद में होगी, बीच वाले तो सब कुछ गायब है यहाँ पे, ना तो विशेषण है और ना ही क्रिया, संज्ञा है, यानी इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सर्वनाम है और ये सार्वनामिक है। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़े उदाहरण देख लें इसके, और इसके भेद पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं।
सर्वनाम विशेषण के दो भेद होते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेप्थ में पूछा जाएगा ना, रीट वालों एसआई वालों थोड़ा ध्यान दें, और आरपीसी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आफ्टर ऑल लेक्चर में भी ये पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है बारीकी से, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपसे उठा के तो दिए नहीं जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि सब जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। ये गए ज़माने, अब ऐसे ऊपर वाले या बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, इनके 4 भेद होते हैं, और चारों ही जो भेद है ना ये दोनों में कॉमन होते हैं। एक इसका है ये, एक इसका भेद है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल रूप से जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ना वो, और एक है यौगिक। अच्छा, अब इन दोनों के ये दोनों के 4 हैं, अर्थात मैं अगर ये कहूँ कि 4 ही मौलिक सार्वनामिक होते हैं और 4 ही यौगिक होते हैं, ये 4 ही यौगिक के भेद रहेंगे और ये 4 ही मौलिक के भेद रहेंगे, ठीक है। अब अंतर क्या रहेगा मौलिक और यौगिक में, वो हम देखते हैं, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा इसे क्या कह रहा है ये। एक है निश्चय सार्वनामिक विशेषण, एक है अनिश्चय, एक है प्रश्नवाचक सार्वनामिक, और एक है संबंधवाचक। ये संबंध है ना, ये रिलेशन जो शब्द है ना, ये संबंध का शब्द ये एंड तक चलता है। मैं फिर कह रही हूँ आपसे, हमने कारक में भी पढ़े, हमने इनको अविकारी शब्दों में भी पढ़े, हम इनको यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और हम इनको और भी पढ़ेंगे आगे भी। बिल्कुल पढ़ते रहिए, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, 4 ही यौगिक होते हैं और 4 ही मौलिक होते हैं, यही है ये चीज़। आपको अलग अलग याद नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखें, आप पहला भेद पढ़ेंगे हम इसका। मौलिक होते क्या है ये, कि क्या है मौलिक और क्या है यौगिक। देखिए थोड़ा सा दोनों को साथ लेकर चलेंगे हम, तो आपकी जो इनका जो मैं कंपैरिजन करके पढ़ा दूँगी आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। हाँ, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसके 4 भेद और इसके भी 4 भेद जो दोनों कॉमन है। मूल प्लस एक यानी मौलिक, योग प्लस एक यानी यौगिक। अब देखिए, अगर मैं यौगिक का बोलूँ और मैंने यहाँ एक छोटा सा शब्द लिखा है, यहाँ देखना दोस्तों, ये मैंने लिखा है विकारी रूप, ठीक है। अब योग यानी योग हो गया, यानी विकार आ गया, कुछ ना कुछ शब्द ऐड हो गया, ये विकार आ गया। और मूल है, मूल में तो कुछ भी, जैसे पठ धातु है, चल पठ है ना, पी खा, ये क्या है, ये मूल धातु है सारी। लेकिन अगर इसमें ना जोड़ दिया जाएगा या कुछ, इनको धातु बनाएंगे ना तो क्रिया बन जाएगी। जैसे हिंदी में इनको क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में मूल रूप से इनको क्या बोलते हैं, धातु। जैसे गम धातु तो जाना हो गया, ठीक है। हम ना जोड़ देंगे तो हिंदी में, संस्कृत में तो मूल धातु है पी, हम हिंदी में ना जोड़ते पीना हो गया, ठीक है। और योगरूढ़ और यौगिक शब्द में यानी दूसरे शब्द और मिलकर हो जाएंगे, थोड़ा विकार आ जाएगा इसमें। अब विकार बोले तो आप ये मत कहना कि मैम क्या विकार है तो ये संज्ञा सर्वनाम है। हम पढ़ी विकारी शब्द रहे ना, विशेषण भी तो विकारी शब्द है, मैं बार बार याद दिला रही हूँ आपको, विशेषण विकारी शब्द है। अब आगे देखिए, जब कोई, पहला भेद देखिए ये इधर से, जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर किसी संज्ञा के बारे में संकेत करे, किसी संज्ञा के बारे में आके संकेत करे, संकेतवाचक ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो संकेत तो जब भी करेंगे जब कोई संज्ञा सामने आएगी। कैसे, वह कार, यह घर, कुछ लोग, यह व्यक्ति, वह लड़का, जो भी है, यानी पहला शब्द सर्वनाम और दूसरा शब्द संज्ञा, क्या बोलेंगे इसे, सार्वनामिक विशेषण। और कौन से वाले, मूल रूप से, मौलिक से। क्लियर। अब अगर यहाँ आ जाए कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं और 3 दे दिया जाएगा मूल वाले और एक आपसे यौगिक का दे दिया, पहचानेंगे कैसे हम, यही तो बात कर रहे हैं। आप जरा इधर वाले देखना, आप ये वाले देखना, ये वाले। चलिए इनको पढ़ते हैं। जब सर्वनाम विकारु रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करे, और वो प्रकट कैसे करेगा, किसी भी संज्ञा की विशेषता को प्रकट तो करना पड़ेगा ना भाई, बताना तो पड़ेगा ना, किसी की विशेषता तो बतानी पड़ेगी, अर्थात सर्वनाम में कुछ जुड़ जाए। अब कुछ क्या जुड़ेगा भाई, सर्वनाम तो वह है तो हम उसको वही बना दिया, सर्वनाम यह है तो हमने इसको यही बना दिया। देखिए ना यहाँ पे, देखिए ये जो सर्वनाम है ना, ये वाले,
इन्हीं को हमने इनकी मात्राएं लगा दी कुछ एक। वह का हमने वही बना दिया, है ना। यह का हमने यही बना दिया, कुछ का हमने कुछ एक बना दिया। ठीक है, देखिए ना आप, ये देखिए, वही लड़का, यह वही लड़का है। अपन बोलते ना, अरे कौन, यही लड़का तो था वहाँ पे जो बदमाशी कर रहा था, पढ़ाई तो करता नहीं है, फिर कहता हमारा नंबर नहीं आता। ओहो, वही लड़का है। हाँ हाँ, वही लड़का है, यही है। कुछ एक लोग पास हुए और कुछ एक लोग फेल हो गए। कुछ एक लोग अच्छे हैं, कुछ एक लोग बुरे हैं। अब ये कुछ और एक, कुछ एक बन गया। ऐसा, यह से बना है, ऐसा लड़का। कैसा लड़का? ऐसा लड़का। ऐसा लड़का तो लाखों में एक ही है। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना अच्छा है, मेहनती है, पढ़ने वाला है। हाँ, ऐसा लड़का तो लाखों में एक ही है। अब कैसा लड़का है भाई? भाई उसकी इतनी सारी विशेषताएं तभी तो है ना, पर ज़रूरी थोड़ी है कि हर लड़के में विशेषता हो। ऐसा लड़का तो बहुत बुरा होते हैं, ऐसे लड़के तो बहुत बुरे होते हैं, ऐसी लड़कियां भी बहुत बुरी होती हैं, ऐसे घर बहुत अच्छे होते हैं। कुछ भी, इवन मैं कहूँ कि जो भी नाम है ना, उन नामों के पहले, सुनिए ध्यान से, प्लीज़ दोस्तों ध्यान से सुनिए, इवन कुछ भी नाम, किसी भी नाम के आगे चाहे सर्वनाम मूल रूप से आए या मूल यौगिक रूप से आए, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्लियर? देखिए सुनिए, सत्य है और असत्य है वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा ये लाइन नंबर 1, और क्वेश्चन रहेगा असत्य शब्द छाटिए। असत्य है अगर आ गया, संज्ञा सर्वनाम के आगे सार्वनामिक विशेषण की विशेषताएं बताने वाले शब्द कौन से होंगे? जो सर्वनाम होंगे। तो क्या ऑप्शन में दे दिया जाएगा, वही लड़का है, यही कार है, वही घर है, और फिर एक, ये 3 तो मैंने वही वाले यौगिक वाले बोले हैं, और एक मैं बोलूँगी यह कार मेरी है, ऐसे बोल सकती हूँ। तो आप वहाँ बताएंगे कि असत्य यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में असत्य है। तो पता लग जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ें, आगे समझ में, यानी कि वह न होकर वही बन गया, यह न होकर यही बन गया, कुछ न रहकर कुछ एक बन गया, और ऐसा ना होकर वैसा ही हो गया, है ना। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषणों के भी भेद है। हाँ साहब, पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखो थोड़े से हैं ये, ज़्यादा नहीं है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, और एक है अनिश्चयवाचक। मैंने क्या बताया, दोनों के 4 भेद है ना, दोनों ही कॉमन है। अब वो होंगे कैसे, वो मौलिक में कैसे आएंगे और यौगिक में कैसे आएंगे, बस यही देखना है हमें कि मौलिक में क्या पूछ रहा है और यौगिक में क्या पूछ रहा है। निश्चयवाचक विशेषण, क्लियर। मौलिक में क्या पूछ रहा है, देखिए इसी भेद को हम 2 तरह से पढ़ेंगे, समझ रहे हैं दोस्तों। इसी को हम 2 तरह से पढ़ेंगे, मौलिक को हम अनिश्चित में पढ़ेंगे, यौगिक को हम अनिश्चित में पढ़ेंगे, और इन्हीं को हम निश्चित में भी पढ़ेंगे, और इन्हीं को हम प्रश्नवाचक और संबंध में भी पढ़ेंगे। तो पहला भेद है निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण में। पहले देखो मौलिक में कैसा पूछ रहा है आपसे। मौलिक में क्या पूछ रहा है, यह व्यक्ति पढ़ रहा है, वह लड़का चला गया है। ये वह तो क्या हो गया, मौलिक सर्वनाम। ये लड़का संज्ञा और चला गया क्रिया हो गई, है ना। ये देखो सहायक क्रिया भी जुड़ गई है, चला गया, चला कुछ नहीं होगा अगर चला गया है, ये है इसके साथ में सहायक क्रिया। ये चला गया मुख्य क्रिया, ये है गौण क्रिया हो गई। अब हम इसी को यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे यौगिक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में, यही लड़का पढ़ रहा है और सारे के सारे खेल रहे हैं। समझ आ रहा है? बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इसके मौलिक और यौगिक भी भेद होंगे। सच बताइए आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना कि आपने ये वाला ये रूप भी पढ़े क्या, कि मौलिक और यौगिक के भेद भी पढ़े आपने, ये पढ़ा ये रूप। वही लड़का चला गया, कौन? अरे जिसे मैडम ने चाटा मारा था, खींच के चाटा मारा मैडम ने, सारे बैठे केवल वही लड़का चला गया जिसे मैडम ने डांटा था।
भाई मैं बहुत बुरा डांटती हूँ, सच्ची कह रही हूँ। मैं मेरे ऑफलाइन बैच में इतना बुरा डांटती हूँ मैं बच्चों को, बहुत बुरा डांटती हूँ। और फिर वो जब तक अच्छा काम नहीं कर लेते ना तब तक, हाँ, जब वो अच्छे से पढ़ के आ जाएंगे, मेरे सारे सवालों के जवाब दे देंगे, तो सारा ढेर सारा स्नेह भी उसी को मिलता है। क्यों क्यों हमारा कर्तव्य क्या है? बच्चों को सही राह दिखाना, सही से उनको क्वेश्चन करना आए ये सिखाना, सही से अपने वो जो जो अपनी दिनचर्या है उसको फॉलो करें, है ना, हर काम सही करें। अगर कुछ गलत हो रहा तो मैं तुरंत टोक देती हूँ। बिल्कुल मुझे ये अनावश्यक फालतू की बकवासें भी पसंद नहीं है भाई। पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। आप जिस काम के लिए आपने अपना ये जो लक्ष्य चुना है उसे कंप्लीट करो। ये बाकी सारी मौज मस्ती बाद में है। चलें, चलिए। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक में क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे मौलिक में आ गया, कोई व्यक्ति आ रहा है, वहाँ कुछ लोग हैं, कोई लड़का बाहर खड़ा है। अब देखिए मायने सा फर्क आएगा। वहाँ अब बीच में दे दिया कुछ, ये जो अनिश्चित शब्द है ना ये बीच में डाल दिया यहाँ पे, कोई, कुछ, कोई। क्यों डाला? क्योंकि कोई से हमें इसकी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। निश्चय में हमने पढ़ चुके थे इनको। अब मौलिक में क्या पढ़ेंगे? ये सारे पढ़ लिए। और यौगिक में क्या? वहाँ कुछ एक लोग हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा, कुछ एक पुस्तकें लाओ। देखिए यहाँ भी तो यही है ना, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कुछ, वहाँ कुछ लोग हैं, कोई लड़का बाहर खड़ा है। यहाँ के क्या है? यहाँ पे अनिश्चित में यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं देकर सिर्फ इतना बह दिया, कुछ एक पुस्तकें लाओ। शब्द तो है ना कुछ एक, कुछ एक शब्द तो, जब भी दोनों के भेद ही एक हैं, हल्का सा डिफरेंस है। यौगिक में क्या कह दिया? ये योग वाले शब्द डाल देंगे बीच बीच में। कौन से शब्द? ये वाले, ये कुछ एक, कुछ एक, है ना, ऐसे वैसे, यही वही, ये सारे शब्द आ जाएंगे। किसी व्यक्ति ने पूछा, इस तरह से। आगे देखिए, अब यहाँ कोई और कुछ, ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए हल्का सा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कोई और कुछ संज्ञा से पहले आने पर ही अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण माने जाएंगे। ध्यान से बारीकी से देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। जी हाँ, थोड़ा चश्मा ऊपर करके देखिए। संज्ञा से पहले आने पर ही अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण माने जाएंगे, है ना। संज्ञा से पहले आएंगे तो ही, देखिए ना, मैंने ऊपर देखी ना, कोई लड़का, लड़का तो संज्ञा है ना, और ये कोई सर्वनामिक विशेषण है, और वो भी अनिश्चयवाचक है कि नहीं है? तो ये कोई लड़का बाहर खड़ा है, संज्ञा से पहले आ गया। मैं यहाँ इसको ऐसे बोलूँ, लड़का कोई है जो बाहर खड़ा है, तो है ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है। बिल्कुल अगला टॉपिक आपका, मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं ये ख़त्म करके फटाफट से, आपकी ये जो सारी ज़रूरत वाली क्लासें हैं, ठीक है, आप ऐसे कमेंट में डालते रहें, मैं फटाफट से, ये होती रहेगी आपकी क्लासें। शुद्ध अशुद्ध भी करवाएंगे, कुछ कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध के लिए, तो वो भी करवाएंगे। और यहाँ भी मैं बताती जा रही हूँ आपको, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब मैंने क्या कहा? कुछ और कोई संज्ञा से पहले आएंगे तो क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। यदि ये अकेले आते हैं तो क्या माने जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल, क्योंकि वो सार्वनामिक होंगे ही नहीं, फिर वो अकेले होंगे ना। जैसे कोई आ रहा है, उदाहरण देखिए ना, मैंने यहाँ संज्ञा यूज़ नहीं ली, कोई आ रहा है, आया, या ऐसे लिख दो आया। कुछ गिर गया, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कुछ दाल में गिर गया तो क्या कहेंगे आप? कुछ दूध में गिर गया, कुछ सब्जी में गिर गया, तो सब्जी, दाल, खीर, दूध, ये तो संज्ञा होगी ना, है ना। और अगर मैंने सिर्फ ये इतना बोला कि कुछ गिर गया, कुछ भी गिर सकता है भाई साहब, कुछ भी। आगे देखिए, अगर अकेले आए तो अनिश्चयवाचक, और
ठीक संज्ञा से पहले आए तो सार्वनामिक विशेषण। ये है कोई जा रहा है, वहाँ कोई है, कुछ लाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये देखिए मैंने दे दिया यहाँ उदाहरण। और आगे देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, थोड़ा सा और है दोस्तों, 2 पेज और है, पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। और चिंता न करिए, मैं हूँ ना आपसे, मैं करवाऊँगी पूरा। मैं आपके हितार्थ ही ये वीडियो लेके आ रही हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फिर अभी मैं होम टाउन से बाहर हूँ बिल्कुल। ये तो पीपीटी बनाई हुई थी पहले की, मैंने कहा चलो कभी टाइम मिल गया तो हम रिकॉर्ड में डाल देंगे, इसे वीडियो अपलोड कर देंगे बना के। बिल्कुल भी मैं अपनी मम्मा के घर आई हुई हूँ अभी, और मैं वहीं से बना रही हूँ। सब लोग सो रहे हैं, मैं जग के बना रही हूँ, और मैं हाथों हाथ इसको अपलोड पर भी डाल दूँगी। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी संज्ञा से पहले आए, उसके बारे में संकेत करता है ना, किसी के बारे में तो संकेत करेगा ये, तो उसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 2 बार पढ़िए आप ध्यान से। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी संज्ञा से पहले आए, यानी यहाँ भी यही बात है, कंडीशन ही पूरे सार्वनामिक विशेषण में यही है कि वो संज्ञा से पहले आएंगे, तो बिल्कुल हमें लाना ही पड़ेगा, हमें उनको पीछे नहीं करना है, यानी संज्ञा के पश्चात नहीं लाना है, संज्ञा के बाद में नहीं लाना है, संज्ञा के पूर्व में लाना है। पूर्व का मतलब संज्ञा के पहले। तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, बात करें यहाँ मौलिक और यौगिक की, तो यहाँ देख लीजिए एक बार। मौलिक, किसी व्यक्ति ने पूछा, अब व्यक्ति हो गया संज्ञा और किसी हो गया, या फिर मैं यहाँ कहूँ किस व्यक्ति ने पूछा, क्योंकि मौलिक में तो किसी आएगा। हाँ, कौन सा, ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी पुस्तक लाए हो। देखिए ना आप, 1 नंबर पर क्या रहेगा, 1 नंबर पर रहेगा, ये 1 नंबर पर तो रहेगा प्रश्नवाचक, और यहाँ रहेगा 2nd नंबर पर संज्ञा, और फिर क्रिया हो जाएगी या विशेषता हो जाएगी, विशेषण जो भी आ जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, वे क्या बात कर रहे हैं, वे क्या बात कर रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द प्लस संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए आप हल्का सा इधर मौलिक में, वह क्या कर रहा है, किसने बताया, केवल प्रश्नवाचक आया ना, संज्ञा तो आई नहीं ना यहाँ। अरे भाई यहाँ संज्ञा कहाँ है, ये देखो ना आप, संज्ञा नहीं है, केवल प्रश्नवाचक है। और यहाँ पर बात क्या है, संज्ञा है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा देख लीजिए एक बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप कर जाएंगे। बिल्कुल आप मेरे सब स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट है, सब समझदार हैं, सब होनहार स्टूडेंट्स हैं, सब मेरे प्यारे दोस्त हैं अच्छे, और सब सही करके आएंगे इसे। क्या बात है, देखो मौलिक हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हो, अब कोई है ही नहीं ना, किसके लिए, किसी का नाम नहीं आया, कोई संज्ञा नहीं आई, कौन आया पता नहीं है साहब। कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, यौगिक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कौन व्यक्ति आया है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, यौगिक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये कौन सी भी दे दिया, पूछ भी रहा है, पुस्तक भी दे दिया, और पढ़ रहे हो, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सी पुस्तक लाए हो, ये बिल्कुल जरा सा माइनर सा फर्क है। व्यक्ति कौन आया, संज्ञा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ संज्ञा है। यौगिक और मौलिक में यही भेद है बस, क्योंकि यौगिक में संज्ञा नहीं आएगी। और सुनिए एक बात ध्यान से, वही, किसी ने, है ना, यही, ये शब्द भी आ सकते हैं, जो मैं नहीं लिखवाऊँ उसको भी आप, मैं जो बोल रही हूँ उसको भी नोट करें। थोड़ा यहाँ देखिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, यहाँ क्या पूछ रहा है, वे संबंधवाचक सार्वनामिक शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, है ना, मौलिक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जो व्यक्ति आज आया था वह कहाँ गया, इस जो का संबंध वह से है, जो व्यक्ति आज आया था वह कहाँ गया, यानी कोई व्यक्ति आया, अभी नाम पता नहीं है इसका भाई साहब, कोई व्यक्ति आया, आज कौन आया,
वही तो आया था जो सुबह आया, समझे आप? यानी एक ही व्यक्ति के लिए दो जगह संबंध बनाने के शब्द आ गए, दो जगह से संबंध बन रहे हैं, एक वह से और एक जो से। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये क्या है? ये लाठी क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है ना? अब सेकंड टाइम संज्ञा आए या न आए, लेकिन इस संज्ञा का संबंध इस जो से भी है और इस वह से भी है। इस संज्ञा का संबंध जिसकी से भी है और उससे भी। अब देखो भैंस भी तो संज्ञा है भाई साहब। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यौगिक आ गया। ये दो दो संज्ञाएं आ गई यहाँ पे, है ना? जैसा राम वैसा काम आ गया ना, राम का काम वैसा। संबंध बना रहे हैं एक दूसरे शब्दों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक टॉपिक का मतलब अंतिम रूप है ये। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पांचवा भेद हम पढ़ रहे हैं ना संज्ञा की दृष्टि से व्यक्तिवाचक सर्वनाम विशेषण, उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब कैसे बनेंगे ये? संज्ञा क्या है? मखमल, मखमली बन गया। शर्म, शर्मिला। बैंगन, बैंगनी। उत्तर, उत्तरी। ये गुणवाचक भी है, परंतु प्राथमिकता व्यक्तिवाचक की है इनकी। बिल्कुल साहब, जब कभी संज्ञा पढ़ाऊंगी तब वहाँ और डिटेल से बताऊंगी। आगे देखिए, क्योंकि ये वहीं ज़्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ इनको क्या कह दिया है, क्योंकि हम वहाँ पढ़ते हैं ना, क्योंकि वहाँ सर्वनाम से और विशेषण से और क्रिया से, इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है कि नहीं बनती है? इन संज्ञाओं से वहाँ पे जैसे जातिवाचक से भाववाचक, ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से भी तो बन रहे हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, प्राथमिकता होती है। ये गुणवाचक विशेषण भी प्राथमिकता कहाँ है? व्यक्तिवाचक में, इसलिए वहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, यहाँ ये हमने इसके भेद में इसको बोला, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। सर्वनाम से बने, देखिए आप, मैं बता देती हूँ आपको यहीं पे। आप से अपना, मैं से मेरा, तुम से तेरा, ये संबंधवाचक भी है ना? और देखिए प्रथम से प्राथमिक, बिल्कुल प्रथम से, जैसे सुंदर से सुंदरता, है ना? सुंदर सब संज्ञा है ना, लेकिन अगर मैं सुंदरता बोलूँ तो विशेषण हो जाएगा। अच्छा से अच्छा ही हो जाएगा, है ना? बुरा से बुरा ही हो जाएगा। आगे देखिए विशेषण के रूप। एंड आ चुका है भाई चैप्टर का। थोड़ा यहाँ देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और जैसे जैसे ये ख़त्म होता जा रहा है ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती जा रही है। अभी तो हम इनकी अवस्थाएं भी पढ़ेंगे। देखिए, सामान्य उद्देश्य विशेषण, है ना, और विधेय विशेषण। विशेषण के जो तीन रूप होते हैं ना, वो बता रही हूँ मैं आपको। एक है सामान्य उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण, तीसरा है प्रविशेषण या प्रतिविशेषण या अंतर विशेषण। ठीक है, यहाँ देखिए पहला है ये वाली लाइन, जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आए वहाँ सामान्य विशेषण होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि कोई भी विशेषण हो संज्ञा से पहले आएगा। अब संज्ञा यानी कोई भी नाम, और विशेषण यानी उस नाम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, उस नाम की कोई भी विशेषता। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? पेन संज्ञा है। ये नीला क्या है? इसकी विशेषता। और ये क्या है? वह है। देखिए ना यहाँ पे, यह गाय काली है। रंगबोधक भी हो गए ना ये गुणवाचक। वह नीला पेन लाए। कैसा पेन लाए? नीला। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहा है ये? जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आए। अब ये विशेषण इससे पहले आया है, इसीलिए इसको यहाँ बोला गया है। यहाँ देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़ें देखिए आप, सार्वनामिक विशेषण भी। यह पेन नीला है, यह काली गाय है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। और मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं बताई। ये देखिए, जब कोई विशेषण संज्ञा के बाद आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। जब कोई विशेषण संज्ञा के बाद आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। ये देखिए यहाँ पे विधेय विशेषण, इसका भेद भी पढ़ेंगे हम। देखिए यह विशेषण क्या है?
संज्ञा के बाद आ रहा है ना, ये पेन है और ये नीला है। आपको बिल्कुल यही तो चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है आपको? 2 बार देखना इसे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, समझ में आ जाएगा। यह पेन नीला है ना, और यहाँ पे क्या दिख दिया, नीला पेन। देखो ना, इन दोनों में अंतर तो देखो आप। यहाँ ये नीला पहले आ गया भाई साहब, और यहाँ नीला बाद में आ गया। आया तो है ना, कैसे भी आओ आगे पीछे। लेकिन यहाँ आगे पीछे आने का कारण क्या है ये? संज्ञा से पहले आए वहाँ सामान्य विशेषण, और संज्ञा के बाद आए वहाँ विधेय विशेषण। बिल्कुल 2-3 बार करके देखना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ये माइनर से माइनर चीज़ें आपको बहुत आगे तक ले जाएगी अगर आप इनके पकड़ कर लेंगे तो। अब देखिए प्रविशेषण या प्रतिविशेषण। देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले। अब देखिए वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है। कौन? किसी का नाम ले लीजिए ना यहाँ। चलिए ठीक है, मैं अपना ही ले लेती हूँ। मैम, वैशाली मैम बहुत ईमानदार है। ठीक है, वैशाली मैम बहुत ईमानदार है। अब ईमानदार तो विशेषण है, पर ईमानदारी की भी विशेषता क्या है? बहुत है, तो प्रविशेषण हो गया। आ गया ना समझ में? और भी 2-4 उदाहरण दे देंगे हम, क्वेश्चन में कराएंगे। जब जो चीज़ यहाँ छूट रही है ना, वो क्वेश्चन में आ जाएगी। अब देखिए लास्ट और फाइनल चीज़ बची है, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, सब समझ में आ जाएगा। विशेषण की अवस्थाएं। बिल्कुल भाई साहब, एक बार 2nd ग्रेड में पूछा गया था ये, और इसी एक क्वेश्चन की गलती की वजह से मैं बहुत पछताई थी। प्लीज़ आप ना करें ऐसी गलती। यहाँ देखिए आप, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। तीनों की तीनों अवस्थाएं दे दी मैंने आपको। यहाँ पे क्या दे दी? एक मूलावस्था है, एक उत्तरावस्था, और भाई साहब थोड़ा नीचे आ जाइए आप, नीचे। आप देखिए, एक है मूलावस्था, ये लीजिए, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। जो सुपरलेटिव आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, है ना, सुपरलेटिव तीनों डिग्रियाँ पढ़ते हैं ना, और आप कैसे पढ़ते हैं? सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतर बोलते हैं ना, ऐसे ही। जहाँ किसी भी सामान्य विशेषता बताया जाए, तुलना नहीं हो, सिर्फ इतना कहा जाए कि राहुल होशियार है ना, समीर बहुत सिंसियर है, चंदन बहुत एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, बस हल्की सी विशेषता बताई जा रही है। अरे बीना जी कह रही मेरा नाम भी लीजिए। हाँ जी, बीना शेखावत जी बहुत मेहनती हैं और इस बार ज़रूर सिलेक्शन लेके मानेगी ये। बिल्कुल बीना जी, आपको अग्रिम बधाई, आप सिलेक्शन लेके तैयार रहिए, मैं खिलाऊंगी आपको मिठाई। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल सबका हक बनता है। आप उत्तमावस्था, उत्तरावस्था दोनों पढ़ेंगे। उत्तरावस्था तर प्रत्यय, बिल्कुल तर, 2 में तुलना हो, है ना, किसी एक को हीन बताया जाएगा और किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। जैसे वह उच्चतर, जैसे हिमालय उच्चतर पर्वत है। अच्छा, ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, ध्यान दे बच्चों, ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है। जैसे कैसे? ये देखिए आप, ये लाइन देखना और ये लाइन नहीं, माइनर सा फर्क आएगा। राम मोहन से लंबा है, 2 की तुलना हो गई ना, राम मोहन से लंबा है। और हिमालय उच्चतर पर्वत है, हिमालय उच्चतर पर्वत है। अब यहाँ हिमालय उच्चतर पर्वत है, अगर मैं यहाँ इसको शुद्ध अशुद्ध में करूँ तो क्या करूँगी? थोड़ी सी माइनर मिस्टेक करके मैं यहाँ पे कर दूँगी कि हिमालय सबसे उच्चतर है। अरे भाई, हिमालय उच्चतर है, हिमालय पर्वत है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है यहाँ पे। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है ना, हिमालय, अरे हिमालय उच्चतर पर्वत है, अरे हिमालय तो खुद ही पर्वत है। अगर मैं यहाँ ऐसे दूँ कि हिमालय सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसके विशेषण के अनुरूप समझना है ना, हिमालय उच्चतर है तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, उस टॉपिक में हम सारी चीज़ क्लियर करेंगे, शुद्ध अशुद्ध वाले में इसको भी पढ़ेंगे हम वहाँ पे। आगे देखिए, वह सर्वश्रेष्ठ है, मोहन सोहन व सुरेश से समझदार है। मतलब 2, 3, 4, 5 या क्लास में से किसी एक को चुनना हो तो वहाँ क्या आएगा? उत्तमावस्था आएगी। 2 में से किसी एक को चुनना हो
तो उत्तरावस्था, और किसी और सामान्य रूप से करना हो तो मूलावस्था। तो मोहन, सोहन व सुरेश से समझदार है। अब यहाँ देखिए, हिमालय उच्चतम पर्वत है, बिल्कुल यहाँ हिमालय उच्चतर पर्वत है, यानी 2 पर्वत से ऊंचा है, 2 ही पर्वत है वहाँ पे, और हिमालय को उच्चतर बताया है। यहाँ सब सारे पर्वतों में से उच्चतर कौन सा है? हिमालय उच्चतम है। मैं यहाँ इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, हिमालय उच्चतम है, तो भी सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक हो गया कंप्लीट। हमने विशेषण के, सबसे पहले हमने विशेषण के भेद पढ़े, फिर इनके रूप पढ़े, फिर अवस्थाएं पढ़ी। चारों इनके भेद अच्छे से आ गए होंगे आपके समझ में, ठीक है। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो मैं वो भी सेंड कर दूँगी, पर आपको समझ में आना चाहिए, ओके। मैंने अपना लिंक दे दिया। मैं आज और एंड में बता रही हूँ आपको कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आए और भी दूसरे टॉपिक डले हुए हैं इसमें, आपको देखना हो तो ये है मेरे चैनल का नाम आनंद, जो मेरी मम्मी का नाम है तारा स्टडीज, STUDIES, ठीक है। ये हो गया साहब आनंद तारा स्टडीज, स्टडी नहीं स्टडीज। चलिए, स्टडीज यहाँ आया नहीं पूरा, ऐसा और लगा देना एंड में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको अगर अच्छा लगे तो, कोई प्रेशर नहीं है, पर धीरे धीरे पढ़ते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अगेन बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम देरी से हो या ना हो, प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी रखिए, और आपको आगामी परीक्षाओं की बधाई हेतु बधाई मैं फिर से देना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी आप अपने लक्ष्य लेके आगे बढ़ें उसे लेकर ही छोड़ें, और मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबकी एक एग्ज़ाम की डेट और आ गई है। पहले कॉलेज लेक्चर की डेट आई, फिर रिट की डेट आई, और बीच में एक और कोई सहकारिता विभाग से भी हैं, उन बच्चों की भी डेट आ गई एग्ज़ाम की, और अब SI की डेट आ गई है। आई होप सब एग्ज़ाम जो डेट निकाली गई है उसी निर्धारित समय पर पूरे हों। बेस्ट ऑफ लक, जुट जाइए तैयारी में, लग जाइए, बड़े ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करके, समय ख़राब ना करके, हम अपना टॉपिक आगे शुरू करते हैं। ये मेरे विशेषण का पार्ट 2 है, जिसमें आपसे मैंने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन भी का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया है। लगता है आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों। आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, या मैं बंद कर दूं वीडियो? क्योंकि आप ही लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम बनाइए, ठीक है। और अब जब आप लोग अच्छे से देख ही नहीं रहे हैं, या हो सकता है आपको समय ही नहीं है कि वहाँ अंगूठा दबाएं। खैर कोई बात नहीं, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछला हमने पढ़ा विशेषण शब्द की उत्पत्ति, है ना, उसका अर्थ, ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ आपको। फिर हमने विशेषण के भेद, विशेषण के रूप और विशेषण की अवस्थाएं, ये मैंने खाका तैयार किया था। तो हमने भेद शुरू कर रखे थे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना। जनरली भेद पूछे जाए तो आपसे आप 5 बताते हैं, 4 बताते हैं, तो वो मैंने दोनों कारण से बताया कि 4 के पूछे जाएंगे, 5 के पूछे जाएंगे। विशेषण हम पढ़ते हैं तो हमने आपको सारे बताए। देखिए सारे भेद हैं, ठीक है, 4 भी हैं, 5 भी हैं। आपको जनरली पूछा जाएगा तो विशेषण ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रकार के होते हैं। एक जो है वो काम का ही नहीं है, लेकिन हम उसको फिर भी पढ़ते हैं। तो 5 अगर ऑप्शन में है, 4 नहीं है, तो आपको 5 ही करने हैं। जैसे अब हमने पहला भेद पढ़ा इसका गुणवाचक का, ठीक है। फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, हम ये 4 ही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्तिवाचक को भी विशेषण कह दिया, लेकिन व्यक्तिवाचक तो संज्ञा में आता है। और फिर हम जब इसको पढ़ते हैं, अगर पूछे संख्या के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, और सामान्यतः विशेषण 4 प्रकार के। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। हमने इन सब के ये सारे भेद पढ़े अपने इससे पहले वाले टॉपिक में, कि गुणबोधक, ठीक है, गुणवाचक में गुणबोधक, दोषबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक, गंधबोधक, ठीक है, और कालबोधक, दिशाबोधक, दशाबोधक, आकारबोधक, आकृतिबोधक और अवस्थाबोधक, ये सब पढ़ चुके थे हम।
और आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, जिसमें इसके भी दो पार्ट हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें भी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी दो पार्ट हैं, पूर्ण निश्चित और अपूर्ण निश्चित। तो पूर्ण निश्चित को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि काम का नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये पूर्ण निश्चित। निश्चित में भी पूर्ण निश्चित जो पूरी तरह, और उसके 4 भेद हैं, ये 7 भेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये 7 भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, संग्रहवाचक, प्रत्येकवाचक और विपक्षावाचक। ये पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे इस गुणवाचक में ही कि देखिए, एक तो मैंने दिया था आकृतिबोधक और आवृत्तिबोधक में हल्का सा अंतर है। यहाँ से प्रश्न आता है कई बार, आकृतिबोधक और आवृत्तिबोधक में कि जो आकार है और आकृति है, इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है। तो आकार किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये हो गई बात आकार की। जब बात आती है आकृति, तो ज्यामितीय जो आकृति होती है ना, अगर आपसे पूछा जाए वाचक विषय ये बोधक शब्द हैं, वो कौन से विशेषण की विशेषताएं हैं, है ना, किसका भेद है, तो गुणबोधक। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे गुणबोधक। लेकिन अगर इसके साथ साथ ही आपको तथ्य वालों में ध्यान देना, ऐसे वालों, रिट वालों ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आकार बोधक और आकृति बोधक क्या एक ही है, नहीं साहब, एक नहीं है। हाँ है, ये गुणवाचक विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण का ही एक रूप है। लेकिन यहाँ देखिए ना, ये पूरे के पूरे आकार वाले हैं और ये आकृति वाले हैं। बिल्कुल हल्का सा अंतर है, बिल्कुल हल्का सा अंतर है। क्योंकि आकृतियाँ तो कई डिज़ाइंस जो होती है ना, आप देखिए डिज़ाइंस किस में है, बहुत सारी डिज़ाइंस होती है। तो ये इसी में आ गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब जैसे हम लोग कई बार हमने ये भी पढ़ा, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है अवस्था बोधक का। अवस्था में 3 तो गैसें होती है अपनी, है ना, ठोस, तरल और ये गैसीय अवस्था ये होती है। इसको भी आपने देखा होगा कि ये भी जातिवाचक विशेषण में आती है, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं ये भी। लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, यहाँ मैंने एक लाइन नोट करवाई थी पिछली बार भी, मैं बस रिपीट करवा के आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है ये लाइन क्या कह रही है कि सर्वनाम की विशेषता बताने पर अवस्थावाचक विशेषण होंगे, ठीक है। बात सुनिए मेरी ध्यान से, सर्वनाम की विशेषता बताने पर अवस्थावाचक विशेषण होंगे। कौन कौन से? जैसे पूछ लिया सिंपल सा कि अमीर गरीब, है ना, राम अमीर है, तो राम तो क्या है, संज्ञा है, और गरीब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। दोनों होगा ना, राम तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और गरीब हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दोनों का अलग अलग। लेकिन अगर मान लीजिए अंडरलाइन करके पूछ लिया कि राम गरीब है, और सिर्फ गरीब पर अंडरलाइन कर दिया, किस पे अंडरलाइन कर दिया, सिर्फ है ना गरीब पर अंडरलाइन कर दिया। जैसे मैंने लिखा राम गरीब है, ठीक है, यहाँ केवल इस पे अंडरलाइन कर दिया, तो केवल शब्द पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। शब्द पर अंडरलाइन कर दिया तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। और पूरी लाइन पर अंडर कर दिया, यानी संज्ञा सर्वनाम के साथ अगर विशेषण है तो ये कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, है ना। और केवल यहाँ ये नहीं देके और ये पूछ ले आपसे कि वह गरीब है, तो भी विशेषण हो गया ना, गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण के साथ हीनता के अर्थ में सा प्रत्यय होता है। जैसे बड़ा सा पेड़, ऊंची सी दीवार, फटे से कपड़े, बिल्कुल ऐसे ही, नुकीली सी चम्मच, कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमने पढ़ा रंगबोधक में काला नीला आ गया। 2 मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, और लास्ट में जो मैंने वीडियो क्वेश्चन किया था उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ ऊपर।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक, और इसका भी एक भेद है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। जैसे कैसे आता है ये साथ में, गणना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, गणना, फिर समुदाय, क्रम, आवृत्ति, संग्रह, प्रतीक, विपसा, सारे पढ़ेंगे हम। देखिए संख्यावाचक विशेषण परिभाषा क्या है, गणनीय संख्याओं, है ना। ये जो मैंने परिभाषा दे रखी है यहाँ देखिए, गणनीय संख्याओं की का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे एक तो होता है गणनीय और एक होता है अगणनीय। जैसे रुपए और पुस्तकें जो काउंटेबल नाउन है, और एक होता है जैसे दूध है, अनाज है, पानी है, ये अनकाउंटेबल है। क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। वही चीज़ देखनी है, माइनर सी चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ आपके परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। और यही यहाँ है, 10 व्यक्ति, 10 करोड़ व्यक्ति, 15 लोग, क्या है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और इसी को अगणनी में देख लीजिए आप, इसी को अगणनी में अनेक व्यक्ति, कुछ लोग, अनिश्चित संख्यावाचक में है। बिल्कुल, यानी फिक्स और अनफिक्स दोनों चीज़ आ गई यहाँ पे। आगे देखिए, अब संख्यावाचक विशेषण के भेद है, फिक्स और अनफिक्स। वे शब्द जो किसी गणनीय संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। बिल्कुल ऊपर मैंने दे दिया हल्का फुल्का आपको, यहाँ और दे दिया मैंने। देखिए निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 10 है, दर्जन है, 1000 है। दर्जन में भी तो 12 ही होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। कमरे में 10 लोग बैठे हैं, है ना, वहाँ 4 कपड़े पड़े हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ मैं ये कह दूँ वहाँ किलो भर आम पड़े हैं, तो आप गिन सकते हो ना, पता नहीं है, बस किलो भर है। किलो भर में तो 8 आम भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, साइज़ बड़ा हो तो 4 भी हो सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ दूसरी जगह पहले एक एक लेके चलेंगे हम। निश्चित संख्या वाले शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द आएंगे जो निश्चित संख्या वाले शब्द होंगे, जैसे 10, दर्जन, 1000, है ना, 1000, ठीक है। और 4 टोकरियाँ, कुछ भी हो, आगे संख्या होगी और निश्चित होगी। आगे से गिनो या पीछे से गिनो, एक ही बराबर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई बात नहीं है, मैं वापस से बता देती हूँ। यहाँ देखिए, अब दूसरा है अनिश्चित विशेषण। अनिश्चित विशेषण की क्या परिभाषा है? वे शब्द जो किसी गणनीय संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, है ना। अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे, और निश्चित संख्यावाचक का कराएंगे वो निश्चितवाचक हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हजारों व्यक्ति, क्लियर, 2, 4 व्यक्ति, अब 2 भी हैं, 4 भी हैं, मतलब मैंने पहले देखा तो 2 थे, फिर बाद में 4 हो गए, है ना, फिर 2 हो गए, फिर 4 हो गए। तो कुछ क्रम इनका निश्चित नहीं है, संख्या इनकी निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित हो गए। कुछ लोग, अनेक, लगभग 20 व्यक्ति थे, शायद, ऐसे भी आ सकता है ना, शायद 50 लोग, अधिकाधिक मनुष्य, थोड़ा कपड़ा, है ना। देखिए अब यहाँ मैं जो बताने जा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये जो निश्चित और अनिश्चित है ना, यही परिमाणवाचक में भी है। बिल्कुल माइनर सी बात आएगी। देखिए अगर एक है संख्यावाचक और एक है परिमाणवाचक, लेकिन दोनों के दो भेद है ना, निश्चित और अनिश्चित। तो अगर अनिश्चित संख्यावाचक है, ध्यान देना मैं क्या कह रही हूँ, अनिश्चित संख्यावाचक है तो क्या आएगा, थोड़ा कपड़ा। बिल्कुल मात्रा का ही फर्क है ये, और वहाँ ये मात्रा ही गड़बड़ा देगी आपको। थोड़ा कपड़ा दे दीजिए, है ना। जैसे रामू किसी दुकान गया और उसने कहा कि भाई साहब थोड़ा कपड़ा दे दीजिए। कितना चाहिए? बस थोड़ा सा दे दीजिए ना, थोड़ा सा चाहिए। कितना चाहिए? थोड़ा। कोई ताबीज़ वाबीज़ बांधना है, थोड़ा सा दे दीजिए, बोलते हैं ना हम, थोड़ा कपड़ा दे दीजिए। लेकिन यही चीज़ यहाँ आ गई, थोड़े कपड़े, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गए। थोड़े कपड़े में 4 कपड़े, 5 कपड़े, 7, 8 कपड़े, कितने कपड़े? कपड़े धो लिए क्या? हाँ, थोड़े थे, धो लिए, कपड़े धो लिए।
अब यहाँ ऐसे थोड़ी बोलूँगी, आप घर पे भी देखना, आप ट्राई करना। कपड़ा धो लिए, कपड़े धो लिए, हाँ थोड़े ही कपड़े तो धुल गए, कपड़ा धो लिया क्या, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। हम ऐसे ही बोलेंगे ना, कपड़े धो लिए क्या, बाल्टी भर कपड़े धो लिए, है ना, बाल्टी भर कपड़े। कितने थे, बाल्टी भर कपड़े थे, बिल्कुल। अब थोड़ा कपड़ा तो कपड़े का एक हिस्सा धोएंगे क्या आप, भाई रुमाल दिया धोने के लिए, तो क्या वो जो गंदा उसी हिस्से को धोएंगे, रुमाल तो पूरा धुलेगा। रुमाल धो लिया, थोड़ा सा धुला है, थोड़ा धो लीजिए। अभी आंगन आंगन जैसे कोई आंगन में कपड़े पड़े हैं, तो कपड़े उठा लिए क्या, अब वो सारे उठा लिए ना उसने, कपड़े उठा लिए। अब बात यहाँ आ रही है कि कपड़े उठा लिए, कपड़े धो लिए, जो थोड़े कपड़े हैं, लेकिन बात अगर थोड़े पे आके अटक गई ना, बस अब कपड़े धो लिए चाहे कितने ही करो, वो उसका जवाब है कि कितने धोए, थोड़े धोए। अब थोड़ा थोड़ी धो सकते हो आप, नहीं धो सकते ना। वो कपड़ा जो पूरा है, साड़ी है, वो पूरी धुलेगी, वो पूरी गीली होगी। हाँ बात अलग है कि अलग आपने पहन रखा है, पल्लू ख़राब हुआ, थोड़ा सा ख़राब हुआ, तो आप उसको वहाँ से धो लेंगे, है ना। किसी की शर्ट गंदी हो गई, थोड़ी सी गंदी हो गई तो वो धुलेगी, लेकिन वो पूरी धुलेगी जब भी साफ़ होएगी। हाँ आप अपने तसल्ली के लिए वहाँ से कुछ पानी वानी लगा के साफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। ये फिर से समझा रही हूँ, एक है अनिश्चित संख्यावाचक, एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा कपड़ा आया तो अनिश्चित संख्यावाचक, और थोड़े कपड़े आए तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल के फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़े आगे। तो ये पढ़ा हमने विशेषण का दूसरा वाला भेद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ें। चलिए एक प्रश्न करती हूँ मैं आपसे। देखिए, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके हमें दो भेद पढ़ने हैं, है ना। एक पूर्ण निश्चित और एक अपूर्ण निश्चित, ठीक है। अपूर्ण निश्चित में तो आपको पता लग जाएगा बिल्कुल साफ से, लेकिन जब बात आएगी ना पूर्ण निश्चित की, देखिए एक प्रश्न करती हूँ मैं यहाँ से आपको। 10-20 लोग 1000 व्यक्ति प्राय यहाँ आते रहते हैं, है ना। 10-20 लोग 1000 व्यक्ति प्राय हर माह आते रहते हैं, कि या तो 10 आएंगे, 20 आएंगे, या 1000 व्यक्ति आएंगे, क्या आएंगे। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं पूर्ण निश्चित, क्योंकि संख्या फिक्स है ना। देखिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, है ना, उपयुक्त सभी। ऐसे आप सोचेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही देंगे। ये सारी संख्याओं में से एक संख्या देके या सारे देके कोई 4 लाइन का स्टेटमेंट देंगे आपको, और फिर उसमें से बीच में एक गड़बड़ कर देंगे। बीच में 25,000 कितने देंगे, 25,000 अपूर्ण संख्या है ये। आपने अगर समास भी पढ़े ना तो वहाँ भी इस चीज़ को बहुत माइनर से गड़बड़ करने वाली बात कही जाती है, वहाँ भी अटका दिया जाता है 25,000। अब 10 है, बिल्कुल। मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पूर्णांक संख्या दे रखी है ना यहाँ पे, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये आ गया कि क्या पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बिल्कुल है साहब। क्योंकि देखिए ना 10, 20, है ना, 1000, इनमें आगे पीछे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये 25,000, है ना, 2500 भी बोल सकते हैं ना अपन, इसको नहीं बोलेंगे क्या, नहीं आप बोलते हैं ना 2500। अगर मैं बोलूँ 15, है ना, 10 और 5, बिल्कुल ये कहाँ, ये तो अपूर्ण संख्या है, बिल्कुल माइनस सा फ़र्क है। इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ बार बार, यानी अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या है जिसमें और शब्द लगा के इसका विग्रह भी किया जाता है। ध्यान है आपको, द्वंद्व संख्या में आती है, ये द्वंद्व में आते हैं। द्विगु में संख्या आती है तो द्विगु में भी पूर्ण और अपूर्ण आती है, अपूर्णांक और पूर्णांक संख्या, वहीं से उठाया है मैंने इसको। देखिए, वे निश्चित संख्याएं जो दशमलव या भिन्न में आकर किसी गणनीय संख्या की विशेषता बताती है। मैं मानती हूँ परिभाषा आए या नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी तो समास में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ₹1.25 ना,
क्योंकि एक भाई 1 रुपया और 25 पैसे सवा रुपया होते कि नहीं है, 2.5 रुपया। अब आप कहेंगे मैडम ये तो संख्या है, चौथाई पाव भी बोलते हैं ना अपन। 20 को तो 20 ही बोलोगे आप, या फिर 2 10 के नोट, या 5 4, जो भी संख्या होगी वो फिक्स होगी, या फिर 5 5 के 4 नोट हैं, 2 2 के 10 नोट, या 1 1 के, जो भी संख्या आएगी वो फिक्स आएगी। उसको आप 10 को 1 आप ऐसे नहीं बोलते 1 और 0, 20 को आप ऐसे नहीं बोल सकते 2 और 0, नहीं बोल सकते ना। जैसे मान लीजिए 35 है, 35 को कैसे बोलेंगे आप अपूर्णांक में? 30 और 5 रुपये मिला के 35 होते हैं। भाई 30 और 5 रुपये दे दीजिए। अगर ये लाइन आ गई 30 और 5 35 होते हैं, पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, स्टेटमेंट है ABC सही है, AB सही है, जो भी क्वेश्चन है जैसे भी होगा, अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना यहाँ से, तो आप कैसे भी दे सकते हो। क्योंकि 2500, देखिए यहाँ फिर मैं अब बात समझने की यहाँ है। देखिए 2500 व्यक्ति अपूर्ण, बिल्कुल अपूर्ण है ये, और 2500 व्यक्ति फिक्स है ना ये तो, क्योंकि 2000 अलग है और 500 अलग है। यहाँ समझने वाली बात है। खैर हाई लेवल की चीज़ें हैं, ये नहीं समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रटना भी पड़े तो कई बार ऐसी चीज़ों को रटी जाती है, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ एक परिभाषा लिखाई है। इस परिभाषा को आप ध्यान से पढ़ेंगे। वे निश्चित संख्याएं जो दशमलव या भिन्न में आकर किसी गणनीय संख्या की विशेषता बताती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर आ जाएगा समझ में? जैसे सवा रुपया, 2.5 रुपया, चौथाई है, 2500 व्यक्ति, अगर ऐसे आ गया तो बात ठीक है, ये हो गई अपूर्ण। लेकिन पूर्ण में क्या आ जाएगा? 2500, है ना? क्योंकि हमने किसी को 500 रुपये दे दिए तो कितने बच जाएंगे? 2000 बच जाएंगे, तो पूर्ण है ना, फिक्स है ना वो तो, 2000 फिक्स है ये तो। और 500 रख के 2000 दे दिए तो भी फिक्स है ये। क्लियर? अब हम इनके 7 भेद पढ़ेंगे आगे। आप धीरे धीरे टॉपिक क्लियर करेंगे ना, ये ऊपर वाली चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के हम 7 भेद पढ़ेंगे। 7 भेद में सबसे पहले है क्रमवाचक विशेषण। क्लियर? ऊपर का क्लियर है ना? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको टॉपिक को एक बार और प्ले करके देख लीजिएगा। देखिए क्रमवाचक विशेषण, वे निश्चित संख्यावाची शब्द जो किसी स्थान के क्रम का बोध कराते हो। बिल्कुल एक लाइन पंक्ति बनी हुई है। क्लियर? पंक्ति में किसी व्यक्ति ने, हम क्या कहेंगे, हम जब किसी को दूर खड़े रहते हैं और हमें किसी का परिचय करवाना हो, वो तीसरे नंबर का व्यक्ति बैठा ना जो पीली शर्ट में है, कौन सा? वो तीसरे नंबर वाला। हाँ हाँ वही। अच्छा, उसके जो पास वाला ना लाल शर्ट में जो दूसरे नंबर का है, वो मेरा बेटा है, या वो मेरा भाई है, या वो मेरा दोस्त है। हम कई दूर रहते हैं तो हम ऐसे बताते हैं, वो तीसरी नंबर वाला, वो 10वें नंबर वाला, ऐसे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, ये हो गया क्रम। अब यहाँ उदाहरण देख लीजिए, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय किया, चतुर्थ किया, है ना। या मान लीजिए ऐसा ही में से 45 बच्चों ने अच्छी टॉप की, तो हम क्या कहेंगे कि आपका कौन सा नंबर है? कि मेरा 30वां रैंक आया भाई, मेरा 20वां रैंक आया है, हैं? तो हम क्रम से करेंगे ना। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अभी ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। गणनावाचक विशेषण, वे संख्यावाची शब्द जो किसी गणनीय संख्या की, है ना, गिनती या संख्या का बोध कराते हैं। सामान्य जो भी संख्या आएगी, जैसे 20,000, 1 करोड़ जनसंख्या, है ना, 5 करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या, बिल्कुल 20,000, 1 करोड़ जनसंख्या, है ना, और कुछ भी, कोई भी चीज़ बिल्कुल एक बार में आ जाएगी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, है ना। अब मैं ऐसे थोड़ी बोलूँ 10 5 करोड़ जनसंख्या, तो 10 है या 5 है भाई फिक्स चाहिए ना हमें। तो हम निश्चित संख्यावाचक के भेद पढ़ रहे हैं तो फिक्स संख्या ही चाहिए ना, फिक्स गणना आनी चाहिए। आगे देखिए विपसा वाचक विशेषण, थर्ड जो है, एक ही निश्चित संख्या किसी गणनीय संख्या से पहले 2 बार आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे विपसावाचक कहते हैं। नहीं पढ़ा होगा आपने कहीं भी ये कहीं, ठीक है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे भी बताया, तो हो सकता है कि मेरे तक मैं इसे नहीं रखकर आप लोगों तक
डिलीवर करूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसके। विप्सावाचक है ना, विप्सावाचक। आप इस शब्द पर मत जाइए, शब्द तो विप्सा अलंकार भी होता है ना। एक निश्चित संख्या किसी गणनीय संज्ञा से पहले 2 बार आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे विप्सावाचक विशेषण कहते हैं। अब कैसे? 3 कमरे एक साथ झाड़ दिए मेरी मम्मी ने, बोलते ना भाई मेरी मम्मी ने आज 3 कमरों की सफाई कर दी। दिवाली के दिनों में आप करते हो ना, अब भाई सफाई हो गई, हाँ हो गई, कितनी हुई? 3 कमरों की एक साथ सफाई कर दी। अब ये 3 तो हो गई संख्या, निश्चित संख्या है कि नहीं है, और कमरा हो गया संज्ञा। टॉपिक साथ के साथ क्लियर कर जाइए। काउंटेबल नाउन है, फिक्स काउंटेबल नाउन। 2 कमरे, 2 कमरों की एक साथ लाइटें जल रही है, हैं? 100 रुपये सबको दे दीजिए, 100 रुपये दीजिए। अभी जो बाद में आ रहा है ना, ठीक संज्ञा से पहले किसी भी संख्या का 2 बार क्रम आ जाए, वहाँ विप्सा वाचक विशेषण होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे पूर्ण जो संख्या है पूर्ण ही तो रहेगी, समान संख्या आएगी तो नहीं। और फिर नोट करके लिखिए आप, यहाँ नोट करके लिखिए। जैसे असमान संख्या नहीं होगी वहाँ पे, असमान संख्या ही होती है तो वह कहाँ चला जाएगा? अनिश्चित संख्या वाचक में। समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बातें? देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 3-4 कमरे गंदे हो रहे हैं, 3-4 कमरे अभी भी बाकी हैं जिनकी सफाइयाँ होनी है, या जिनमें फर्नीचर लग रहा है, जिनमें लाइटिंग होनी है, या जिनमें गेस्ट रुकने हैं, गेस्टों को बैठाना है। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे? 3-4। मतलब संख्या देखो यहाँ क्रम में नहीं है और फिक्स नहीं है, असमान संख्या है। लेकिन यहाँ क्या लिखा? 3-3 आवृत्ति हो रही है ना। अगर मैं इसे यहाँ कहूँ कि आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण तो भी सही होगा ये। 2-2, 100 रुपये। क्लियर? यानी यहाँ पे ये लाइन देखिए, संख्या समान होनी चाहिए, जिसकी आवृत्ति हो रही ना वो संख्या समान होनी चाहिए। 5-5, 4-4, ऐसे तो 55 हो जाएगा। ऐसे हम ऐसे डैश लगा के करते हैं, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे 5-5, 10-10। ठीक है, 4-4, 4-4 आम प्रत्येक को दे दीजिए, बोलते हैं ना 4-4 आम प्रत्येक को दे दीजिए। अभी आएगा, समझ में आ जाएगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आप निश्चित और अनिश्चित का ध्यान रखेंगे। समुदाय, लेकिन यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक ही रहेगा, विप्सावाचक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विप्सावाचक की क्या विशेषता बता दी कि जो संख्या रहेगी ना वो 2 बार आएगी और समान आएगी, चाहे 2-2, चाहे 1-1, चाहे 9-9, चाहे 10-10, चाहे 20-20, चाहे 1000-1000। क्लियर? और बाद में संज्ञा आएगी। यहाँ पे सेकंड है समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण। वे शब्द जिनसे निश्चित संख्याओं के समूह का बोध होता है उन्हें समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मज़ेदार बात होगी अभी आपकी। आप कहेंगे मैडम आप कहाँ से हो, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। आ जाए तो ज़रूर दोस्तों कमेंट करके लिखिए, मुझे खुशी होगी कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। तो वो विरले होंगे जिनको एक बार समझ में आ जाएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने बहुत डेप्थ में जाके हिंदी पढ़ी ना उन्हीं को समझ में आएगा ये। 1 दर्जन पुस्तकें, निश्चित है ना, 1 दर्जन में 12 होते हैं, ये फिक्स है 12। 1 गुरस, गुरस का मतलब क्या होता है? गुरस का मतलब भी दर्जन ही होता है भाई साहब। अभ्यास पुस्तिकाएँ कितने होते हैं उसमें? 144 होंगे। कितने? 144। सहस्त्र, इसमें 1000 होंगे। शतक, इसमें 100 होंगे। ये सभी संख्याएं निश्चित भी हैं। बिल्कुल साहब, ये निश्चित हैं। ये ध्यान रखिए आप। 1 कोटि बोलते हैं ना। अच्छा, एक कोड़ी, 1 कोड़ी में कितना मटेरियल आता है? संख्या 1 कोड़ी में 20 की होती है कि उसके तो कोड़ियों में ही दाम बट गए, है ना। यानी 20 ही हो गई वो संख्या। 1 कोड़ी का मतलब 20, और 1 कोटि का मतलब 1 लाख। बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। 1 कोटि,
एक कोड़ी, सहस्त्र, शतक, गुरस, दर्जन, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये किस में आएगी? ये निश्चित संख्यावाचक में आएगी साहब। और ये लेकिन ये झुंड में है। दर्जन है वो एक साथ पड़ी है, हमने इसमें से एक भी निकाली तो वो दर्जन नहीं कहलाएगी। समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पे देखिए, अगर ये चीज़ है, ये यहाँ पे 12 है, एक दर्जन पड़ा है, तो ये अपना एक झुंड बना के रखा हुआ है, एक समुदाय है इनका। 12 वस्तुएं एक साथ पड़ी है, ये गिनती कर लीजिए 12 है, कितनी है जो भी है। इसमें मान लीजिए ये 12 है और इसमें से मैंने 3 हटा दी, तो ये दर्जन थोड़ी कहलाएगी। इनका तो समूह खत्म हो गया ना। तो बिल्कुल हल्का सा है, हल्की सी समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में अंदर दे दिया जाए कि निश्चित संख्यावाचक में समुदाय या समुच्चय वाचक विशेषण का रूप है, चार जो ऑप्शन है ना, उनमें एक नहीं देखे, जैसे दे दिया सहस्त्र दे दिया, सुनिए ध्यान से, शतक दे दिया और गुरुस दे दिया और दर्जन दे दिया, ठीक है ना। और एक और दे दिया, क्या? एक दे दिया विप्सावाचक। विप्सावाचक का 3 दे देंगे, 3 पुस्तकें। मैंने यहाँ लिख दिया दर्जन पुस्तकें। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा सा बता देती हूँ, यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए मान लीजिए आया क्वेश्चन ऐसे, समुदायवाचक विशेषण का भेद या समुदायवाचक विशेषण है या नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो सेम रहेंगे और एक अलग रहेगा जो नहीं रहेगा आंसर। उसमें से आ जाएगा, एक ही आ जाएगा और एक चाहे तो ये दे देंगे और एक दे देंगे चार पुस्तकें। तो ये तो तीनों सेम हैं और वो जो 4 पुस्तकें हैं वो अनसेम है। क्लियर? अब देखिए भाई साहब, ये तो पीपीटी में थोड़ी गड़बड़ हो गई दिखती है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, बड़े धीरे से बोलूँगी, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। 5वां भेदक प्रत्येक बोधक ना, अगर मैं इसको ज़्यादा जूम करूँगी तो दिखेगा नहीं आपको, पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिए, पर मैं समझा दूँगी आपको इसको भी। प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण, जैसे वे संख्याएं, क्या कह रहा है ये पे, यहाँ देखिए, वे संख्याएं या शब्द जो विशेषण की प्रति एक संख्या, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सेकंड यहाँ पे लाती हूँ मैं इसको। वे संख्यावाची शब्द जो विशेष्य की प्रति एक संख्या विशेषता का बोध कराते हैं, है ना। यानी कि कोई भी संख्या हो, चाहे कोई सी भी संख्या हो, अभी आप उदाहरण से समझेंगे इस चीज़ को। विशेष्य की प्रति एक संख्या विशेषण का बोध कराते हैं, कैसे? जैसे हर दिन, प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति। अब इसको एक व्यक्ति भी बोल दिया मैंने, प्रति एक भी बोल दिया। इसके बाद में आने वाला जो शब्द ना सदैव एक वचन होगा। प्रत्येक बोधक या भिन्नता बोधक का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला हर दिन प्रत्येक व्यक्ति, अलग अलग है ये सब। हर दिन प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति, है ना। अब यहाँ पे नीचे जो लाइन दे रही है वो देखिए आप, यहाँ नीचे लाइन है ना, ये देखिए, इनके बाद में आने वाला शब्द सदैव एक वचन ही होगा। अगर ऐसा आ जाए तो ये क्या होंगे? प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण होंगे, ठीक है। आ जाएगा वैसे समझ में। आवृत्तिवाचक में अब देखिए, जो मैंने विप्सा में बताया और यहाँ जो आवृत्ति है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए क्या है यहाँ पे, जिन संख्याओं की आवृत्ति का बोध हो। अब आवृत्ति का बोध तो वहाँ भी मैंने बोला था 3 कमरे, 4 कमरे। अब यहाँ पे क्या है, आवृत्ति कैसे होगी? यहाँ थोड़ी सी चेंज होगी आवृत्ति। वहाँ पे वो आवृत्ति है नहीं, लेकिन वो आवृत्ति जैसा प्रतीत होंगे। विप्सावाचक में आवृत्ति है नहीं, पर आवृत्ति जैसा प्रतीत होंगे, क्योंकि असली आवृत्ति कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। देखिए, यदि किसी निश्चित संख्या में गुना या गुनी या गुने शब्द आदि जोड़कर, है ना, किसी गणनीय संख्या से जो पहले आ जाए, वहाँ आवृत्ति का बोध होगा। कैसे? 2 गुने रुपये,
अरे रामू तो उससे 2 गुना रुपए कमाता है। अरे समीर तो पंकज से 4 गुना पढ़ता है। अरे देवेश तो चंदन से भी 4 गुना पढ़ता है। ओहो हरिओम कितना पढ़ रहा है? 4 गुना पढ़ रहा है। दिन रात एक कर दी पढ़ पढ़ के। देखिए ऐसे शब्द आएंगे, 2 गुना रुपए, 3 गुना व्यक्ति, ये गणनीय संख्याएं हैं। लेकिन ये जो गुना गुनी है ना, ये इनकी जस्ट इनका मल्टीपल हो जाएगा। वहाँ पे मैंने क्या बताया था विपसा में, 3 वहाँ एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ तिगनी चुगनी 4 बार, बिल्कुल 4 गुने, काउंटेबल नाउन है ये भी। अब 4 गुना हो गई कोई चीज़ तो आप काउंट कर सकते हैं ना, है ना। 2 गुना लाभ हो गया। अब यहाँ पे अगणनीय संख्या, देखिए अब यहाँ पे क्या कहा, 2 गुना धन, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अगणनीय संख्या, 2 गुना लाभ, 2 गुना धन बोल दिया मैंने, तो उस 2 गुने धन को तो हम गिन सकते हैं ना। जो धन है वो काउंटेबल है ना भाई, कितना धन है। मान लो ढेरों में अगर सोना चांदी भी साथ में पड़ा है, रुपया पैसा भी साथ में पड़ा है ना, पर वो चीज़ निश्चित है ना कि भाई 2 गुना धन है। अब तोल लो या तो उनको, क्योंकि एक तो होता है परिमाणवाचक यानी नाप तोल वाला, और एक होता है काउंट करने वाला। अगणनीय संख्या 2 गुना लाभ, दोनों ही बता दिया मैंने आपको। ऑप्शन में अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना। 2 गुना धन, 2 गुना धन क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। और अगर कह दिया कि 2 गुना लाभ, तो अब लाभ कितना हुआ है, अब वो अगणनीय हो गया भाई। क्लियर। आगे देखिए, संग्रहवाचक विशेषण, हाँ साहब बस ये लास्ट है, जो संख्यावाचक विशेषण में भी पूर्ण संख्या का जो बोध करा है उसका लास्ट है। वे निश्चित संख्यावाची शब्द जिनसे गणनीय संख्याओं के संपूर्ण संग्रह का बोध हो, उन्हें संग्रहवाचक विशेषण कहते हैं। ऊपर हमने समुदायवाचक पढ़ा था ना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। जितने भी हैं सारे के सारे, कितने, जितने भी हैं सारे के सारे। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, समुदाय में दर्जन, शतक, सहस्त्र, कोटि, कोडी, यही पढ़े, गुरुस, दर्जन, ये पढ़े थे ना। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी हैं सारे के सारे। देखिए उदाहरण देखिए भाई, ये उदाहरण से ही समझ में आएंगे। और प्लीज़ अब आप लोग है ना, ये टॉपिक जैसे मैं यहाँ क्लियर करवाऊँ, प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, किसी अच्छी सी बुक में आप इनके क्वेश्चन का है मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप दीजिए, अच्छे से दीजिए, फ्री हैं आप लोग, जितना हो सके उतना दीजिए। इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे। मैं भी करवा दूँगी। आगे देखिए, वे तीनों उत्तीर्ण हो गए, है ना, मतलब 4 जनों ने एसआई का पेपर दिया, चारों उत्तीर्ण हो गए। जितने भी हैं सारे के सारे उत्तीर्ण हो गए। और मैं तो चाहती भी आई हूँ ये वीडियो जो भी देख रहे हैं ना, जितने भी हैं वो सारे के सारे ही आप लोग अपने अचीवमेंट, जो भी आपका बेस्ट जो एम्बिशंस है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन जो जिस अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्म की तैयारी, फॉर्म भरा है तैयारी करने के लिए, जो आपने तैयारी की है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आप सफल हो। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन मेरे पास कमेंट आ गया कि मैम आपकी वीडियो से हमने पढ़ा है, मैं उसी दिन उसको अपना बाकायदा मैं खुद मिठाई खिलाऊंगी और मैं अपने चैनल पर भी लाऊंगी उसको। वे सारे के सारे उत्तीर्ण हो गए, वे चारों पढ़ रहे हैं, 4 थे चारों ही पास हो गए, 4 थे चारों ही पढ़ रहे हैं, 4 थे चारों के चारों ही नौकरी लग गई, 4 थे चारों के चारों ही चारों की शादियाँ हो गई, है ना, शादियाँ नहीं शादी हो गई। बहुत अगणनीय हैं, अधिक गणनीय हैं, अधिक सिक्के गणनीय हैं भाई, और बहुत अगणनीय हैं, अधिक सिक्के। अब मैंने किसी को 5 सिक्के दे दिए, ठीक है, और मैंने उसको 5 से 2 और एक्स्ट्रा दे दिए। मैं क्या कहूँगी, मैंने राम को श्याम से अधिक दिया। आप देखिए बात समझने की है यहाँ पे, मैंने राम को श्याम से अधिक धन दिया, है ना, मैंने छोटी बहू को बड़ी बहू से ज़्यादा स्नेह दिया, अधिक स्नेह दिया। अगर बात करें हम, अगणनीय है तो नॉन काउंटेबल, ये
पर आप देखिए कि थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, नहीं पूछा जाएगा। फिर बस हल्का सा मैं इशारा दे रही हूँ, मतलब आपको ये दूसरे ऑप्शन में भी देखिए उलझा भी सकते हैं, तो बताना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं दिखेगा ये यहाँ, इसका कुछ है नहीं। तो किसी ने मुकेश का अर्थ पूछ लिया, तो मूकधनीश है ना, शिव है वो, उनका अर्थ है शिव। और जो मौन रहने वाले देवता है ना, मौन के देवता मूकधनीश, मुकेश का मतलब ये होता है हर एक के नाम में एक अर्थ छिपा रहता है। आगे देखिए, वीडियो लंबा चलने दे क्या, करा दे, कमेंट कीजिए प्लीज़, करा दे, आपको चलने दे। मेरा भतीजा कह रहा है हाँ जी बुआ जी करवा दीजिए। चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं, परिणामवाचक विशेषण। टाइमिंग क्या हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। ओहो ज़्यादा ही हो गया, चलिए छोटा ये कर लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण यानी मात्रा, बिल्कुल मात्रा। वे शब्द जिनसे अगण्य संख्याओं के परिमाण या मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद जी गुरु ने इनकी परिभाषा किस प्रकार दी है, देखिए। अगणनीय संख्याओं के साथ नाप तोल या माप या तोल को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तरल पदार्थ माप वाले हैं। अब यहाँ माप और नाप में भी अलग अलग है। अरे भाई साहब, कई बहुत सारी माथाफोड़ी हैं भाई, है ना। वीडियो बोरिंग नहीं लगे तो चले आगे। ठीक है, करते हैं। तरल पदार्थ माप, 2 लीटर दूध या 2 लीटर तेल। जो सारे तरल पदार्थ है ना, इनके नाप होते हैं ना, आधा लीटर का, 1 लीटर का, पाव का, 100 ग्राम का। इसी तरह से जो फैले हुए पदार्थ होते हैं वो नाप होते हैं। जैसे कपड़ा ना, जैसे कपड़ा दुकान पर जाते हैं तो कपड़ा वो फैला के दिखाते हैं, तो जो फैला के दिखाएंगे उसका तो होगा नाप, और जो तोल के देंगे उसका होगा माप, ठीक है। ऐसे तो तोल के ठोस वाले भी दे सकते हैं, है ना। जैसे 10 किलो चीनी है तो तोल के तो दे रहा है वो, 2 किलो गुड़ दे दो भाई साहब। या मैं कहूँ 2 वर्गज कपड़ा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, नाप। मैंने कहा 10 किलो शक्कर दे दीजिए तो उसका क्या हो जाएगा, तोल हो जाएगा। देखिए तीनों के अलग अलग भेद बता दिए। तरल वाले जितने भी है ना, दूध है, दही है, घी है, उनका तोलेंगे तो सही वो, लेकिन वो माप है। क्या है वो, माप है। और जो नाप है वो जो फैला हुआ है, ठोस पदार्थ है, सूखा सूखा पड़ा है, जो भी सूखा आइटम है ना, जो फैला के दे रहे हैं, जो कपड़े में आ गए, पदार्थ है, कपड़ा है ये। 10 वर्गज ज़मीन भी आ गई ना। कितने वर्गज है भाई ये, कब आपका मकान या प्लॉट कितने वर्गज में है, तो हम उसको नाप करा रहे हैं, वहाँ पे नाप ही होगा ना उसका, इंचेस से। और जो तोलने वाला है, जैसे 10 किलो ये ठोस है, जो सूखा सामान पड़ा है, उसके लिए आया ये। तो तीनों ही बता दिया। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए, 1 बीघा ज़मीन, 10 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा। ऊपर का हो गया 1 बीघा ज़मीन, तो आपने नापा या तोला इसको, क्या किया आपने, जी मैम हमने इसको नाप दिया, ठीक है, हमने इसको नाप दिया, ठीक है। 2 मीटर कपड़ा, हमने इसको माप दिया, नापा ना आपने इसको। और 10 किलो चावल, तोला आपने इसको। अगर यहीं मैं लिखूं कि 10 किलो दूध, तो माप करेंगे ना आप, माप करेंगे। तो नाप तो हो गए ज़मीनों के, नापते कपड़े भी हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाए कि नाप, फिर आगे दे दिया जाए ज़मीन, चावल या कपड़ा, मैच कीजिए साहब। भाई साहब ठीक से पढ़ा होगा तो करेंगे ना। अब यहाँ देखिए, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो अनिश्चित परिणामवाचक का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे 2-4 लीटर दूध, अरे उसे देखो, खड़े खड़े 8-10 गिलास दूध पी गया खाना खाने के बाद भी। भाई साहब फ्री का मिल रहा है तो क्यों नहीं खाएगा। और वो तो अभी भी कोरोना की वजह से सब जगह बंद हो रहा है ना। जैसे ही चालू होगा लोग ऐसे ही करेंगे, बिना नाप तोल के। अनिश्चित परिणामवाचक, है ना, कोई संख्या ही नहीं रहेगी, कितने गुलाब जामुन खा रहे हैं, कितने दूध की गिलास पी रहे हैं, जलेबियाँ डुबा डुबा के खा रहे हैं, थोड़ा पानी, बहुत सा घी, है ना, बहुत घी। अरे भाई हलवे में बहुत घी था, कितना, अरे मेरी 1 चम्मच
मेरी एक कटोरी घी में, एक कटोरी हलवे में 1 चम्मच घी निकल गया। इतना घी था हलवे में। थोड़ा पानी, लगभग 2 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर चावल, चुटकी भर सिंदूर चाहिए। टोकरी भर फल लेके आओ, द्रोण भर चावल, है ना, बिल्कुल ऐसे आएंगे। मुट्ठी भर चावल, है ना। इत्तू आज पढ़ाई कितनी की भाई? इत्तू सी पढ़ाई की भाई साहब। इत्तू सी पढ़ाई से क्या होता है? इत्तू सी पढ़ाई काम नहीं चलेगी, ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए साहब, अब एक बचा है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, हम इसे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब हमारा एक पार्ट बचा, सार्वनामिक विशेषण, जो बहुत काम का है। प्रश्न ज़्यादा इसी से बनते हैं, इसलिए इसे हम अगले टॉपिक में लेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत सारा, ढेर सारा आपको स्नेह है, ढेर सारी आशीष, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी अपने लक्ष्य में सफल होइए। थैंक यू दोस्तों, कैसे हो आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आई हूँ जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के बीच बीच में मैं आपसे, इसके चैप्टर के बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी करती जाऊंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विशेषण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, और ये मैं हर बार कहती हूँ आपसे, कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या विशेषता है इसमें, क्या खास बात है, और एग्जामिनर हमसे इसमें क्या पूछना चाह रहा है। तो विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और कुछ खास शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़े रहते हैं। और इसी टॉपिक को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी कहाँ कमी रहेगी। दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये टॉपिक आगे पढ़ना नहीं पड़े और एक ही बार में सारे तथ्य समझ में आ जाए। तो चलिए, आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषण की व्युत्पत्ति देखिए। वी है इसमें उपसर्ग, ठीक है, शास धातु है और अन प्रत्यय है। मैंने इसका पूरा विश्लेषण कर दिया है ना। सांस्कृतिक रूप से मैंने इसका, संस्कृत के आधार पर मैंने इसका विश्लेषण कर दिया है। वी उपसर्ग है और शास धातु है और अन प्रत्यय है, और इन सब से मिलकर विशेषण बना है, शब्द बना है, और इसका अर्थ होता है विशेष अर्थ देने वाला। और शाब्दिक अर्थ और परिभाषा पूछी जाए अगर इसकी, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है, बहुत छोटे वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। बात करें अगर रिट की और ऐसे वगैरह लेवल की या आरपीसी लेवल की, तो वहाँ इसकी परिभाषा या तो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में, या फिर आपको 4 तथ्य देकर वैसे पूछी जा सकती है, क्योंकि उसमें संज्ञा, सर्वनाम या संधि या समास ऐसे शब्द भी देकर पूछ लिया जाता है कि किसकी विशेषता है ये। अब मैं आपको 2-1 उदाहरण देके फिर टॉपिक आगे बढ़ाऊँगी। देखिए, रामू ईमानदार है। क्या कहा मैंने? रामू ईमानदार है। तो यहाँ मैंने लिख लिया रामू जो संज्ञा है, आप देखते जाइए यहाँ, और ईमानदार रामू की विशेषता है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण है। आगे देखिए, वह सुंदर है। एक उदाहरण मैंने यहाँ संज्ञा का लिया है इधर, और एक उदाहरण मैंने यहाँ सर्वनाम का लिया है। वह सुंदर है, यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा ना, और सर्वनाम है ये वह सुंदर है, ठीक है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह की। किसकी? वह यानी सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो दोनों ही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करें, अगर कामता प्रसाद जी गुरु के अनुसार विशेषण की परिभाषा पूछी जाए तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब आया लेवल हाई का, और आपको यहीं से छोटे मोटे चीज़, आजकल ये सब जो आसपास के हैं तो पूछे ही नहीं जाते हैं। बात आ गई है यहाँ कामता प्रसाद गुरु की, जो हिंदी व्याकरण के जिन्होंने हिंदी व्याकरण को चरम सीमा तक पहुँचाया, या मैं कहूँ कि व्याकरण अगर कहीं आपको समझ में आने लग जाए तो एक बार कामता प्रसाद जरूर पढ़िए। तो इसका क्या अर्थ है? इनका मतलब विशेषण शब्द की परिभाषा उन्होंने किस प्रकार से दी है?
है ना, जैसे मर्यादित, सीमित, संकुचित, संकीर्ण और अव्याप्त। ये जो शब्द है ना, अगर इस शब्द के साथ में जोड़ दिया जाए कि ये शब्द किसके लिए है, तो ये शब्द विशेषण के लिए ही हैं। जैसे सिंह, अब देखना यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहाँ लिखा सफ़ेद गाय, तो बिल्कुल सीमित अर्थ है ना, सीमित है ये, और बिल्कुल मर्यादित है। सफ़ेद गाय, बिल्कुल गाय, जब हम गाय का नाम या हम सुनते हैं या गाय हमारे सामने आ जाती है या हम किसी के मुख से सुनते भी हैं, तो बिल्कुल गाय का कलर है या जो कुछ भी हमारे सामने आ जाएगा, बिल्कुल अगर उसी की जगह अगर सफ़ेद कोई और चीज़ आ जाएगी तो हम उसे और दूसरी संज्ञा के नाम से भी कहेंगे। जैसे सफ़ेद कुत्ता है, यहाँ मैं गाय का उदाहरण सिर्फ इसलिए लिया है, यहाँ चाहूँ तो मैं और भी शब्द रख सकती हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सफ़ेद ही क्यों कहा, मैं लाल गाय भी ले सकती हूँ, मैं काली गाय भी ले सकती हूँ, मैं पीली गाय भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ मैं। पर मैं यहाँ ऊपर ये कामता प्रसाद जी गुरु जी की ये जो 4-5 शब्द दिए ना, मर्यादित, ठीक है, देखा होगा आपने कई पोस्टर में ज़्यादातर सफ़ेद गाय आती है कि नहीं आती है? क्यों आती है? वहाँ काली गाय क्यों नहीं आती है? बिल्कुल मर्यादित, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जहाँ मैंने बात की अगर मर्यादा वाली, तो मैं ये कह सकती हूँ कि राम वन में जींस में गए। क्या हो सकता है क्या ये? नहीं, राम तो भगवा कपड़ों में गए थे ना, उनको वनवास भगवा कपड़ों में मिला था। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि राम और सीता वन में पाश्चात्य शैली के कपड़े पहनते हुए या पाश्चात्य ढंग से विचरण करें, तो ये भी गलत होगा। नहीं साहब, अगर बात मर्यादित की आई है तो राम और सीता अपने सारे गहनों को त्याग कर, अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर वो लोक हितार्थ वन में गए थे। सेकंड बात कहें यहाँ इतिहास की पुस्तक। इतिहास की पुस्तक है, जैसे कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, इतिहास की पुस्तक है, किसी भी संकुचित अर्थ है इतिहास की पुस्तक, ठीक है ना, और सारी की सारी चीज़ उसी में व्याप्त हो जाती है। अब मैं यहाँ बात करूँ आगे टॉपिक को लेते हुए, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि मर्यादित क्या है, सीमित क्या है, संकुचित क्या है, संकीर्ण क्या है, अव्याप्त क्या है। आगे और इसके उदाहरण देती जाऊँगी और इन शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अभी लाइव नहीं ले पा रही हूँ, और कुछ एक मेरे मित्रों ने कमेंट किया कि मैम आप शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी करवाए, तो जल्दी मैं वो वाला वीडियो भी आपके लिए लाऊंगी। लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके साथ में कि पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन ही करे, ना मैं आपके फ़ोन उठा पाऊँगी और ना मैं आपका फ़ोन उठा के अब जाओ। हाँ, मैं आपको आपके कमेंट में आपके ज़रूर है, तो कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अनर्गल बातों के लिए या किसके लिए ये चैनल नहीं बना है, आप समझ रहे हैं, ये आपके हितार्थ बना है। मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ या कोई भी लाभ नहीं है, सिर्फ आपको मैटर समझ में आ जाए और आप अपने जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सफल हो। और मैं ये चाहती हूँ आप दिल से सफल हो, और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, आप वाकई में कहेंगे कि नहीं, हाँ मैम आप उस दिन सही कह रहे थे। यहाँ हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कई दोस्तों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैम आपकी एज क्या है, आपके परिवार में क्या है, आप क्या है, या आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या मतलब इससे? आप अपना पढ़िए ना भाई, आप अपना पढ़िए और आप अपना ज्ञान लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। जानने को तो बहुत कुछ है, जब आप कुछ किसी दिन बन जाएंगे और सामने आएंगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद, विशेषण के रूप, विशेषण की अवस्थाएं। देखिए मैं हमेशा से एक पूरा का पूरा एक तरह से डायग्राम बना के पढ़ती हूँ कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसके बाद में विशेषण के भेद पढ़ेंगे, विशेषण के रूप पढ़ेंगे और विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे, तब जाके हमारा विशेषण जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होगा। हो सकता है इसके 2 वीडियो भी आ जाए, 3 भी आ जाए, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद अगर सामान्य रूप से पूछे जाए, ठीक है, क्योंकि देखो 4 भी होते हैं ऑप्शन में, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, तो एक बार हम जान लेते हैं कि हमें कितने करने हैं। देखिए विशेषण एक होता है गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक के भी हम इतने सारे भेद पढ़ने वाले हैं, 10-11 भेद पढ़ने वाले हैं। गुणबोधक, दोषबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक, गंधबोधक, कालबोधक, दिशाबोधक, दशाबोधक, आकारबोधक, आकृतिबोधक, अवस्थाबोधक, ठीक है। सेकंड है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के हम 2 भेद पढ़ेंगे, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। समझ रहे हैं ना, निश्चित यानी बिल्कुल डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, पूर्ण। अब इसमें भी हम निश्चित वाचक संख्यावाचक में भी हम 2 भेद पढ़ेंगे, पूर्ण निश्चित में और अपूर्ण निश्चित वाचक। अब अपूर्ण का तो कुछ है नहीं, तो केवल हम निश्चित वाचक में ही जो पूर्ण है, बिल्कुल पूरी है,
जैसे अब इसके भी हम 7 भेद पढ़ेंगे। ये पूछा जाएगा भाई, मेरे इतनी रामायण यहाँ मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे यहाँ से समय लेना है, कुछ लेना है, मुझे ज्ञान देना है, मुझे आपको बताना है ये कि इतनी सारा ये बिल्कुल पूछा जाता है और पूछा गया है। जैसे संख्यावाचक विशेषण का भेद है, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, संग्रहवाचक दे दिया, और एक आपको इधर से पूछ लिया, इधर तो कोई संख्या ही नहीं है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा ना। देखिए तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे निश्चितवाचक, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक का एक पूर्ण निश्चितवाचक भेद। देखिए यहाँ पे एक है गणनावाचक, सेकंड है क्रमवाचक, थर्ड है समुदायवाचक, फोर्थ है आवृत्तिवाचक, फिफ्थ है संग्रहवाचक, सिक्स्थ है प्रत्येकवाचक और सातवां है विपक्षावाचक। और हम इन एक को डेप्थ से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक में कुछ है नहीं, आगे बढ़े हम। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी हम 2 भेद पढ़ेंगे। इसके भी ऐसा विशेषण पढ़ाऊँगी मैं आपको कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी और बिल्कुल एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बस आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें आप। अब यहाँ पर भी हम 2 भेद पढ़ेंगे, ये भी निश्चितवाचक परिणामवाचक और अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निश्चित परिमाणवाचक में जैसे नापतोल वाले आ जाएंगे, ठीक है, नापतोल वाले आ जाएंगे। परिमाणवाचक में तो सारे नापतोल वाले आएंगे, तो निश्चितवाचक में कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगी मैं आपको, और अनिश्चितवाचक में भी ऐसे बताऊँगी कि ट्रिकली बताऊँगी मैं आपको, बिल्कुल आप बिल्कुल पकड़ लेंगे, ऑप्शन सही वाला ऑप्शन पकड़ लेंगे। और यहाँ है चौथा संकेतवाचक, जिसे हम सार्वनामिक भी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं, ये कहीं नहीं पढ़े होंगे। देखो आपने मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, बिल्कुल। अब इनके इन दोनों के ही 4 भेद हैं। यहाँ ये कॉमन चीज़ यहाँ ये है, विशेष ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। यहाँ इन दोनों की विशेष बात क्या है कि ये जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों ही इनके कॉमन भेद है। और कॉमन कौन कौन से प्रकार हैं इनके? 4 प्रकार है। जैसे एक तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, एक अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है संबंधवाचक। देखिए मैंने आपको जब अविकारी शब्द पढ़ाए थे तब भी संबंध बोधक अविकारी पढ़ाए थे ना, तो मैंने कहा था कि ये रिलेशन चलता रहेगा। वैसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी में रिलेशंस चलते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी रिलेशन पर हमारी डिपेंड करती है। हम एक रिश्ता अन्य रिश्तों से जुड़ा रहता है, जैसे गुदड़ी के धागे नहीं जुड़े रहते, वैसे ही ये टॉपिक भी ऐसा ही है। ये संबंधवाचक विशेषण यहाँ भी आ गए, संबंध बोधक हमने कारकों में भी पढ़ा, हमने इस शब्द को विशेषण में भी पढ़ रहे हैं, और पीछे वाली क्लास में अविकारी पढ़ा है। जिस किसी भी दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दे। एक अंगूठा लगाने में आपका कुछ नहीं जाएगा, इतना तो मेरा हक बनता ही है, कंजूसी ना करें प्लीज़। और आपकी वीडियो देखने से, आपके लाइक से, आप जो भी कमेंट करेंगे, जैसा भी कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपका वेलकम है। और ये मेरे ही लिए बेस्ट है, मेरे प्रोसेस आगे जो प्रोसेस इसकी कंटिन्यू उसके लिए। और मैं कुछ एक दोस्तों को थैंक यू, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं कुछ एक दोस्तों को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैम कंटिन्यू वीडियो रखिए। बहुत सारे दोस्त हैं, प्लीज़ जब मैं किसी दिन लाइव आऊँगी तो मैं सबका नाम लूँगी, हम बहुत सारे ढेर सारी बातें करेंगे। प्लीज़ आप पढ़िए। अभी आगे देखिए, एक है व्यक्तिवाचक। अब पता लग गया हमने विशेषण, आप 4 ही पढ़ते होंगे। एक व्यक्तिवाचक, जी हाँ, लेकिन इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको हम संज्ञा में ही पढ़ते हैं, संज्ञा में ही पढ़ते हैं, है ना। शुद्ध शब्द तो संज्ञा है वैसे, लेकिन हम क्या करते हैं, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम भी गलत ही उच्चारण करने लगे हैं। तो देख लिया हमने। अगर वास्तव में आपसे पूछा जाए कि सारा ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में 4 है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 5 टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण समझ में आ रहा है आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, देखिए नाम में ही परिभाषा छिपी है। बिल्कुल हर एक इंसान का नाम होता है और उसके नाम की एक निश्चित परिभाषा होती है। बिल्कुल आपके नाम की भी परिभाषा होगी। जैसे मेरे चैनल का नाम है, आज मैं आपको अपने चैनल का नाम यहाँ लिख के दे रही हूँ, ताकि अगर मैं कभी लिंक भी नहीं दूँ आपको, तो प्लीज़ आप इस चैनल पे जाके आप जो कोई भी वीडियो देखना चाहे वो देख सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पहले वीडियो जो डाले हैं उसमें बिल्कुल मैंने
हल्का फुल्का बिल्कुल बच्चों के लायक समझ में आ जाए, एक बेसिक नॉलेज दिया था। लेकिन अब जाके जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो मैंने अपडेट कर दिए हैं, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, कभी आपको देखने की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि वो बेकार है या उनमें कुछ लाभ नहीं है, उससे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, है ना, बेस मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मैं पूरा निचोड़ है जो मैं यहाँ डालूँ, तो मैं आपको अपने चैनल का यहाँ नाम लिख रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये जी आनंद, अभी मैं बताऊँगी कि मैं यहाँ ये तारा, और यहाँ लिख देती हूँ मैं आगे नीचे STUDIES, ये मेरे चैनल का नाम है और इसकी भी एक सार्थक है। ये चैनल मेरे मम्मी और पापा के नाम से शुरू किया था, तो उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ इस पर। तो थैंक यू आनंद तारा स्टडीज़ चैनल को देखने वाले को, और आनंद तारा चैनल को भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी, आपको सब दिख रहा होगा, देखो, वे शब्द जो किसी वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, दिशा, दशा, आकार आदि की या अवस्था, स्पर्श, गंध, काल, स्वाद, आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, परिभाषा एक ही लाइन में आ गई। अच्छा, इनमें भी क्या है, बहुत अंतर से पूछ लिया जाएगा। या तो आपको पूछ लिया जाएगा कि गुणवाचक विशेषण निम्न शब्दों में से गुणवाचक विशेषण है, तो इन सब के नाम पता होंगे या इनके बारे में भी पता होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे पाएंगे। और अगर आपको 3 इसके दे दिए और एक कोई चौथा संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण का दे दिया, तो भी आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए, पहले है गुणवाचक, गुणबोधक। अच्छा, भला, ये शब्द अंडरलाइन करना आप लोग, बिल्कुल साफ और बिल्कुल काम के। ये देखिए, अच्छा, भला, सुंदर, परिश्रमी, दयालु, है ना, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, ये दोष हैं इनके। तो क्या हम गुणों, अगर किसी में हम अवगुणों को ऐसे नहीं बोल सकते ना कि काला है, हम तो ये कहेंगे ना भाई ये इसका गुण है। हर काला व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसमें भी कुछ अच्छाई छिपी रहती है। हर काली वस्तु कोयला नहीं होती है ना। तो ये गुण दोष है इनके। दोषबोधक में जैसे कंजू, अब यहाँ ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन क्यों करें, क्योंकि देखिए ईर्ष्यालु और झगड़ालु ये दोष है, यहाँ पे ये दोष हैं। अब दोषबोधक में अलग से लिखे मैंने, ये देखिए, कंजूस, बेईमान, बुरा और आलसी, दोष ऐसे हैं। लेकिन अगर कोई झगड़ालू इंसान है और झगड़ा करने के बाद में वो शांत हो जाता है और उसके बाद में वो कोई कार्य करता है, या उसके जो और दूसरे भी गुण है ना, वो उस झगड़े वाले दोष को दबा देंगे, तो झगड़ा वाला जो उसका जो दोष है वो गौण हो जाएगा, और जो उसका मुख्य दोष है वो उसके सामने आएगा। यानी वो मेहनती है, या तो वो मेहनती है, वो परिश्रमी है, लेकिन वो झगड़ा भी करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? वो मेहनती है, वो परिश्रमी है, वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, पर वो उसको गुस्सा आ जाता है तो झगड़ा भी कर लेता है। तो झगड़े वाली जो उसका गुण है वो गौण हो जाएगा उसका, वहाँ पे वो उसका दोष कहलाएगा। लेकिन इतने सारे गुणों के होते हुए भी अगर उसमें एक अवगुण है, एक दोष है, तो वो गुण है। क्लियर? बात करें आगे हम स्पर्श बोधक की, तो गर्म ठंडा किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं। वाक्य में आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप वाक्य में प्रयोग करके उसको देखिए कि हाँ, बर्फ़ ठंडा है, अरे भाई बर्फ़ होता ही ठंडा है, ये उसकी विशेषता है। चाय क्या होती है, गर्म है ना। अब वो ठंडी हो जाती है, अगर बना के आप पी रखी हुई है, वो पियोगी नहीं तो ठंडी होगी। तो मैंने ठंडी चाय पी, तो चाय की विशेषता क्या हो गई, ठंडी। वैसे तो चाय गर्म ही पी जाती है। आगे देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये शब्द बताना चाह रही हूँ कि ये शब्द किन किन में आते हैं। जैसे स्पर्श बोधक में ठंडा है, हमें किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें गर्म, ठंडे का, कोमल का, चिकने का, खुरदरे का, मुलायम का, ऐसा आभास होता है कि नहीं होता है ना। जैसे मखमली गद्दा है, ठीक है, मखमल एहसास हो रहा है ना, छूते ही एहसास होता है जिन्हें, और इनको तो छूने पर ही एहसास होगा, लेकिन जब आप इनका प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तब ज़्यादा एहसास होगा। आगे देखिए, गम्य बोधक, बिल्कुल खुशबूदार, गंधबोधक, खुशबूदार, हवादार, बदबूदार, दुर्गंधित, सुगंधित, है ना। और सुनिए, ये जो है ना, ये सुगंधित,
और ये खुशबूदार, ये क्या गंधबोधक है। अच्छा, जब ये किसी क्रिया के साथ आ जाएंगे तो इन्हें हम क्रियावाचक विशेषण भी कह सकते हैं। कालबोधक, ये सारे के सारे ऐसे ही है कालबोधक। जैसे नया है ना, नया मकान कब बना है? अभी अभी बना है। मेरे चाचा की अभी अभी नया मकान बना है। पुराना, बहुत पुराना मकान, हम अपने पुराने मकान में गए थे। ठीक है। प्राचीन, प्राचीन काल से ये चली आ रही है। अप्राचीन, अप्राचीन, नूतन, नवीन, पुरातन, तो ये सब ये क्रिया विशेषण में भी तो पढ़े थे हमने। तो मैंने यहाँ हल्का सा हिंट दिया है आपको, देखो क्रिया विशेषण लिख रखा है मैंने यहाँ पे, क्लियर। अब जैसे नवीन है, नया है, तो देखिए यहाँ पे नवीन क्या है? नया तो तद्भव और नवीन क्या है? तत्सम है। बिल्कुल एक ही शब्द को आप तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे तो आपकी होती जाएगी। और शुद्ध अशुद्ध वाले टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपके पर्यायवाची भी क्लियर हो जाएंगे, आपके विलोम शब्द है, सम युग्म शब्द हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या लिख रहा है कि दिशाबोधक, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, है ना। भारत तो एक है लेकिन भारत में 4 दिशाएं हैं। अच्छा, उन 4 दिशाओं में भी और 4 अलग अलग से, जैसे उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, बिल्कुल उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? ईशान। दक्षिण, है ना, और दक्षिण पूर्व को अलग कहेंगे। दक्षिण पूर्व जैसे वायव्य है, ईशान है, नैऋत्य है ना, आग्नेय है। बिल्कुल जैसे ये दिशा हो गई। अब आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वैसे तो आप बहुत ज्ञानी है साहब, थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे ये मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ। जैसे अब ये कौन सी हो गई? ये कौन सी हो गई? अब दशो दिशाएं बोलते हैं ना अपन, यहाँ तो 8 दिशाएं, पहले तो ये 4 हो गई, 1 2 3 4, उत्तर, है ना, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम। ठीक है। यहाँ कहूँगी तो उत्तर पूर्व होगा, यहाँ कहूँगी तो दक्षिण पूर्व होगा। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया? ये आ गया दक्षिणी पश्चिमी हो गया ये, और ये आ गया उत्तर पश्चिम। चारों आ गए ना। अब मैं यहाँ, ये देखिए, वी से वायव्य, ई से ईशान, एन से नैऋत्य और ए से आग्नेय। ये इनके बीच की जो दिशा है ना, तो यहाँ देखिए आप, उत्तर पूर्व वाली ईशान, है ना, दक्षिण पूर्व वाली दक्षिण पूर्व आग्नेय, और ये उत्तर पश्चिम वाली, ये वाली उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिणी पश्चिमी, ये होगी नैऋत्य, और ये उत्तर पश्चिम वाली वायव्य। बिल्कुल ये ऐसा ही डायग्राम बना के आप रख ले, बहुत बार पूछा जाता है। वी ना 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। आगे देखिए, मैंने कहा ना मैं ट्रिकली बता दूंगी आपको कुछ कुछ चीज़ें जो जीके में भी काम में आएगी आपके। अब देखिए, स्वादबोधक, बिल्कुल किसी चीज़ को खट्टा, मीठा, तीखा, तिक्त, है ना, ये भी मैंने तद्भव और तत्सम लिखे हैं। देखिए, खारा, बताइए मुझे इसमें तद्भव कौन सा है? इस तिक्त और तीखा, ये दोनों में से तद्भव तत्सम आप नीचे लिख के बताएंगे मुझे। ये है मेरा आज का क्वेश्चन। सारा, खारा, कसाय, चटपटा, कड़वा, लवणीय, है ना, आते हैं ना ये स्वाद हैं। आगे देखिए, आकार बोधक, आकार बोधक, छोटा, बड़ा, लंबा, ठिगना, विशाल, विस्तृत, नुकीला, सुडोल, समान। बिल्कुल आगे देखिए, आकृति बोधक। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में आप थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क देखेंगे कि क्या है। ये जो दोनों हैं, आकार बोधक और आकृति बोधक, देखिए इनमें अंतर क्या है। आकार में तो ये छोटा, बड़ा, लंबा, ये सारे मैंने बता दिए आपको। डिज़ाइन, जो जिन शब्दों की डिज़ाइन होती है ना, जैसे बेलनाकार, है ना, हमारी जो आकृतियाँ होती है, जो हम रेखागणितीय आकृति पढ़ती हैं, वो होती है आकृति बोधक। बेलनाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, ये सारी की सारी डिज़ाइन है। बिल्कुल ये माइनर सा अंतर है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए सारी की चौकोर, गोलाकार, आयताकार, वृत्ताकार, है ना, ये सारी की सारी अष्टभुजा, षष्ठ, ये सारी की सारी आकृति है। नेक्स्ट है अवस्था बोधक। इसमें देखिए तरल, गैसीय, ठोस सारी आ जाएगी इसमें। अवस्था सारी की सारी आ जाएगी अवस्था। वृद्ध, बालक, देखिए ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा, है ना। अगर अकेले आएंगे तो क्या आएंगे? जातिवाचक संज्ञा, और किसी वाक्य में आएंगे तो ये विशेषण बन जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने संज्ञा टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है। अच्छा, अब एक बात, यहाँ जब टॉपिक की बात ही आ गई तो मैं बताऊँगा आपको।
ये विकारी शब्द पढ़ रहे हैं हम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। उस विकारी शब्द का ये अगर मेरा एक क्वेश्चन ये रहे आपसे कि क्या विशेषण विकारी शब्द है? बिल्कुल है साहब। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो आज उन 4 में से हमने एक कर लिया है विशेषण। आगे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको तीनों विकारी शब्द भी पढ़ने हैं, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। अगर ये अकेले आएँ, क्या जैसे वृद्ध है, बालक है, केवल दे दें शब्द में तो ये जातिवाचक संज्ञा आएंगे, और किसी वाक्य में दे देंगे तो ये विशेषण का बोध कराएंगे। क्लियर? आगे देखिए, सर्वनाम की विशेषता बताने पर अवस्थावाचक विशेषण होंगे ये। क्लियर? जब किसी वाक्य में आ जाएंगे और वहाँ ये सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तब विशेषण हो जाएंगे। किसकी विशेषता बताएंगी? सर्वनाम की, कि वह है ना, उसका चाचा वृद्ध है, उसका वह है ना, मेरे पिता वृद्ध हैं। तो ये सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। बिल्कुल ये माइनर से माइनर चीज़ें बताने के लिए ही मैं आपको ये बार बार समझा रही हूँ। देखिए, अगर सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो ये क्या आएंगे? जातिवाचक। अकेले होने पर तो ये जातिवाचक हो जाएंगे, लेकिन सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो ये अवस्थावाचक विशेषण हो जाएंगे। और अवस्थावाचक विशेषण किसका है? ये गुणवाचक का ही एक भेद है। आप यहाँ देखिए ना, अमीर, गरीब, अकेले होने पर तो जातिवाचक होंगे, लेकिन यह सर्वनाम के साथ आएंगे तो ये दशाबोधक हो जाएंगे। बिल्कुल साहब, यही चीज़ बताने के लिए ही मैंने ये सारे लिखे थे। मैंने कहा था ना आपको, मैं ट्रिकली भी बताऊंगी आपको। बिल्कुल। अब देखिए, ये संज्ञा सर्वनाम के साथ होने पर विशेषण होंगे। वह गरीब है, ठीक है, वह गरीब है, राम अमीर है। राम तो क्या हो गया? राम क्या हो गया? संज्ञा। वह क्या हो गया? गरीब। बिल्कुल देखो, मैंने माइनर सा भेद बताया। मैंने क्या लिखा यहाँ? संज्ञा या सर्वनाम के साथ होने पर विशेषण होंगे। क्लियर? और अकेले होने पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होंगे ये। आगे देखिए, एक चीज़ और लिखी मैंने, गुणवाचक विशेषण के साथ हीनता के अर्थ में सा प्रत्यय, जैसे बड़ा सा पेड़, ऊंची सी दीवार, है ना। ये क्या कहा मैंने? गुणवाचक विशेषण के साथ हीनता के अर्थ में ये शब्द आएंगे। गुणवाचक विशेषण के साथ हीनता के अर्थ में सा प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे अपन में बोलते हैं सफलतापूर्वक, बोलते हैं ना, पूर्वक शब्द आता है। मोटा सा आदमी जा रहा है, बड़ा सा पेड़, तो ये हीनता के अर्थ में है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के साथ हीनता के अर्थ में सा प्रत्यय जुड़ता है। आगे देखिए, रंगबोधक, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, सारे रंग आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, मैंने 2 प्रश्न दिए हैं आपको। बिल्कुल टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ मैं प्रश्न भी करवाते रहूँगी आपसे, और उसके बाद पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद भी आपको एक क्वेश्चन बुक सीरीज से मैं आपके क्वेश्चन क्लियर करवा के ये सारा टॉपिक क्लियर करवा दूँगी। देखिए, गुणवाचक विशेषण हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। वह 4 पुस्तकें लाया, है ना। और मैंने साथ साथ में यहाँ दिया क्या? संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा देखिए, वहाँ बहुत पानी है, अगणनीय है। तीसरा देखिए, वह 2 लीटर दूध लाया, है ना। मैंने देखो आपसे उत्तर नहीं पूछा है, मैं उत्तर अगले वाले में पूछूंगी। मैंने साथ साथ उत्तर बताती हूँ। ये क्या है? परिमाणवाचक। और महेश बुरा आदमी है, महेश बुरा आदमी है। तो यहाँ मैंने पूछा है गुणवाचक विशेषण, इन सब में कौन सा है? देखिए दोस्तों, एग्जामिनर आपसे उलझाएगा यहाँ पे। जो मैंने यहाँ ऊपर आपको 8-10 प्रकार बताए ना गुणवाचक के, उन्हीं में से कुछ एक नहीं दिया जाएगा और पूछ लेगा कि गुणवाचक विशेषण नहीं है या गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है। तीसरा कोई अन्य दे दिया जाएगा, या 3 गुणवाचक के देके चौथे विशेषण का या तीसरे विशेषण का कोई एक रूप देके पूछ लिया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ दिया है। देखिए, वापस से देखिए एक बार प्रश्न को देखिए। वह 4 पुस्तकें लाया, 4 पुस्तकें लाया। बात हमने आपसे ऊपर मैंने आपको एक जब डायग्राम बताया था तो मैंने समझा दिया था कि निश्चित अनिश्चित क्या है। ये 4 पुस्तकें ना, ये संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ ये नहीं पूछा है कि निश्चित है या अनिश्चित है। जब 4 आ गया तो निश्चित ही है ना। आगे देखिए, या ये वाला ऑप्शन देखिए, वह 2 लीटर दूध लाया। ये क्या है? निश्चित है या अनिश्चित है?
भाई 2 लीटर माप कर दिया ना आपका। माप तोल वाले शब्द हम कहाँ पढ़ रहे हैं, परिमाणवाचक में पढ़ेंगे। तो 2 लीटर फिक्स हो गया ना, तो डेफिनेट है ये 2 लीटर, तो ये परिमाणवाचक है। आगे देखिए यहाँ पे, वहाँ बहुत पानी है। अब आपने गिना क्या, 1 किलो पानी है, 2 बूंद पानी है, 4 घड़े पानी है, वहाँ बहुत पानी है, यानी अगण्य है। ये जो बहुत है, ढेर सारा है, ये सब अगण्य में आएंगे ना। कमरा भर, कपड़ा भर, भर थैला है ना, भर बाल्टी, तो हम इनको गिनेंगे नहीं। हाँ, ये अगण्य है सारे। आगे देखिए, महेश बुरा आदमी है, ये गुणवाचक, ये क्या है, दोषबोधक है, ये दोषबोधक है। अब देखिए, एक मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि दोषबोधक, बिल्कुल वीडियो पॉज करके आप ऊपर जाके एक बार देखना, मैंने वहाँ क्या कहा आपसे। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब ये निश्चित संख्यावाचक आ गया, ये निश्चित परिणामवाचक आ गया। यहाँ देखिए ये क्या आया, बहुत, वहाँ बहुत पानी है, ये अगण्य आ गया। तो अब ये गुणवाचक में तो क्या है, भले चाहे अगर आपसे इतना पूछ लेना कि गुणवाचक में दोष है तो आप दोष वाले बताएंगे, गुण वाला पूछे तो गुण वाले बचाएंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ ये पूछा है कि गुणवाचक विशेषण क्या है, तो वहाँ बहुत बुरा आदमी है। लेकिन ये बुरा क्या है, ये दोषबोधक है। याद रखिए, बुरा क्या है, दोषबोधक है। अगर पूछे तो ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण में क्या है, बिल्कुल समय का बोध कराना है। जैसे नीला आकाश, क्या दिया है मैंने, कालवाचक ही दिया ना। देखो पहला ऑप्शन है नीला आकाश, छोटा वृक्ष है ना, तीसरा है नया कमरा, चौथा है कठोर वस्तु। कठोर वस्तु स्पर्श का बोध करा रही है, तो ये तो कालवाचक का हो ही नहीं सकता, तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपको यहाँ पे। आगे देखिए, वापस से प्रश्न देखिए, कालवाचक, काल में हमने क्या पढ़ा, नया पुराना। याद कीजिए क्या क्या पढ़ा, नया पुराना, प्राचीन, नूतन, नवीन, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो ये तो तीनों ही गलत है। नीला आकाश, ये तो रंग का बोध करा रहा है, छोटा वृक्ष ये आकार का बोध करा रहा है, कठोर वस्तु स्पर्श का बोध करा है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, ये नया कमरा। क्लियर, इस तरह से पूछे जाएंगे। तो अब समय बहुत हो चुका है। एक विशेषण का एक भेद हमने पूरा पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। चूँकि दोस्तों मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, कहीं दूसरी मतलब बाहर से बना रही हूँ मैं मेरे होम टाउन से भी बाहर हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरी 2 क्वेश्चन आपसे आज के टॉपिक से रिलेटेड। पहली बात, विशेषण क्या है, विकारी शब्द या अविकारी शब्द, जो जनरल सा क्वेश्चन आएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन मैंने ये कर लिया कि विशेषण है अविकारी या विकारी। क्लियर, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना, बिल्कुल सीधा सिंपल सा मैंने बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, बड़े ध्यान से सुनना, रिट वालों, एसआई वालों, आरपीसी वालों, जो भी कैसे भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर हाई लेवल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मेरे 4 स्टेटमेंट सुनिए, आप सुनकर आपको जवाब देना है। ये जो मैंने क्वेश्चन करा ना यहाँ पे, ये इसी से रिलेटेड पूछ सकती हूँ मैं। जैसे अगर सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए तो किसका बोध कराएंगे। फिर से सुनिए, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए तो किस अवस्था का बोध कराएंगे। सुन लिया ध्यान से, वापस एक बार, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए तो किस अवस्था का बोध कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार आपको, ढेर सारा आशीर्वाद, छोटे बड़े सभी मेरे प्यारे दोस्त, और आप दोस्तों की वजह से ही मेरा इस यूट्यूब चैनल पे वजूद है। आपको फिर से ढेर सारा थैंक यू, ढेर सारा प्यार। ओके, जय श्री कृष्ण। और देखिए, आज मैं आपको एक पिक्चर बताना चाह रही हूँ जिसमें मैं इस बच्चे के साथ बैठी हूँ। ये मेरा छोटा भतीजा है जयेश। थैंक यू जयेश, आज थैंक यू जयेश, आपके साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं मेरे जयेश का फ़ोटो दिखा दूँ आपको। ये रहा मेरा जयेश।
थैंक यू जयेश। थैंक यू बुआ। थैंक यू जयेश। आप जब तक मैं वीडियो बनाती रही आप मेरे साथ बैठे रहे। थैंक यू जयेश, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बुआ। ओके।